बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें आज हम बात करना चाह रहे हैं। ये मेरी ओपिनियन के मुताबिक मेरी 45-50 साल का मेरा सर्विस एक्सपीरियंस है और इस हवाले से मैंने ये देखा और मेरी ऑब्जर्वेशन है कि हम लोगों को इसमें बहुत कम नॉलेज है। मेरा नाम ताहिर सलीम है। मैं पहले अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ताहिर सलीम, मैंने 74 में पास आउट किया एनडी से इलेक्ट्रिकल में। उसके बाद मैंने एमबीए किया आईबीए से 1980 में, और उसके बाद से मैंने कुछ अर्सा सीमेंस के मेडिकल डिवीजन में काम किया। उसके बाद मैं सिंध अल्कलीज में एक प्रोसेस इंडस्ट्री जो सोडा ऐश बनाती थी कराची में, उसमें काफ़ी 2000 तक मैंने काम किया। उसके बाद फिर ये कंसल्टिंग फर्म हमने बनाई अपनी, और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और ट्रेनिंग भी उसका एक पार्ट है। और इसमें हम पाकिस्तान जी काउंसिल की सीपीडी ट्रेनिंग और इस वेबिनार की भी सीपीडी पॉइंट्स आपको जरूर मिलेंगे। एक छोटा सा मैंने इंट्रोडक्शन कराया और इस हवाले से मैंने अब ये देखा, ये टॉपिक मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है। और आप मेरी अगर यूट्यूब के चैनल पे सब्सक्राइब भी करेंगे तो छोटी छोटी वीडियोस भी मैंने इसमें बहुत सारी बना रखी हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत फायदेमंद आपको होगी। इसमें मैंने ये देखा है कि जनरल कंसेप्ट अर्थिंग और ग्राउंडिंग का एक ये है कि जो है ना, बस हमने अगर अर्थिंग कर ली तो मेरे सारी प्रोटेक्शंस काम करेंगी। बिलीव इट, बिल्कुल ये अपने जहन में बैठा लें कि खाली अर्थिंग अगर आपने कर ली तो उससे आपकी प्रोटेक्शन 100% नहीं होगी। अर्थिंग तो एक टूल है जो आपकी प्रोटेक्टिव सिस्टम को, जो आपकी पावर को आइसोलेट करेगी। इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं, और जल्दी से जल्दी टाइम में इस पावर को वो आउट कर दे, पावर ऑफ कर दे। अगर जितना जल्दी पावर को ऑफ करेगी उतना जल्दी आपकी प्रोटेक्शन होगी। ये अपने जहन में बैठा ले। खाली अर्थिंग करना, लोग कहते हैं कि घर में मैंने अर्थिंग कर दी, प्लांट पे अर्थिंग कर देंगे सारी सेफ्टी हो गई। अर्थ तो कनेक्टेड है इसलिए सेफ्टी हो गई, मतलब ये कि ये बिल्कुल ये गलत कंसेप्ट है। और मैं अब प्रेजेंटेशन पे आपके साथ चलता हूं तो आपको जरा सा आइडिया भी हो जाएगा उसके हिसाब से। ये ग्राउंडिंग एंड अर्थिंग दोनों का बेसिक प्रिंसिपल सेम ही है। कोई ग्राउंडिंग और अर्थिंग में कोई फर्क नहीं है। कुछ एरियाज में ग्राउंडिंग कहते हैं, कुछ उसमें जो है ना अर्थिंग कहते हैं। और ग्राउंडिंग का कंसेप्ट, मैं सबसे पहले इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपके साथ अभी चलता हूँ। ये देखें, ये छोटी सी एक आपके सामने है, इलेक्ट्रिक शॉक किस तरह लगते हैं। हमेशा एक चीज का ख्याल रखें, जैसी मतलब ये कि मेरी अगर कंटिन्यूटी बनेगी विद रिस्पेक्ट टू पावर सप्लाई, तो वो ये पावर सप्लाई जो है ना कि इसको जो है ना क्या कहते हैं, इसको डिस्कनेक्ट करेगी। अब अगर आप इसमें ये देखें कि अगर अर्थिंग नहीं है तो अब जो ये ड्रिल मशीन का जो शॉर्ट है वो जो है ना मेरी बॉडी के करंट थ्रू पास होके, और हमेशा करंट जो है ना सोर्स की तरफ जाएगा। ये करंट है सोर्स की तरफ जाएगा, और सोर्स से जाके फिर ये जो अगर ऊपर जो क्या कहते हैं ब्रेकर लगा हुआ है या फ्यूज लगा हुआ है उसको ट्रिप करेगा। और ये जो है ना क्या कहते हैं इसका एक बेसिक प्रिंसिपल है। अगर आप इसमें आप देखें जो करंट पास होगा, अगर बॉडी का रेजिस्टेंस तकरीबन 1000 ओम लेते हैं, अगर आप ये देखें 220 की एक सिंपल सप्लाई है तो उसमें 220 मिली एम्प्स, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी, ह्यूमन सेफ्टी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन सेफ्टी के लिए 1 to 6 मिली एम्प्स अगर करंट फ्लो कर रहा है तो दैट इज नॉट हार्मफुल। 6 to 9 मिली एम्प्स इज पेनफुल, और 9 to 25 मिली एम्प्स इज वेरी हार्मफुल सब्जेक्ट टू ड्यूरेशन ऑफ द करंट। और ड्यूरेशन ऑफ द करंट में मैंने देखा है कि जो आईसी के कोड के मुताबिक 220 मिली, अगर 220 की सप्लाई है तो उसके ऊपर तकरीबन 0.1 सेकेंड पे आपका ब्रेकर पावर ऑफ हो जानी चाहिए। और अगर 400 वोल्ट की सप्लाई है, मैं लो वोल्टेज की इसलिए बात कर रहा हूँ ग्राउंडिंग के हवाले से कि ज्यादा हमारे इश्यूज भी इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैं जितनी डिस्कशन होगी मेरी सारी लो वोल्टेज पे होगी। और उसमें 0.07 सेकंड तक का वो किसी स्लाइड में अभी आएगा भी, तो आप उसमें देख भी सकते हैं कि 0.07 सेकंड का ट्रिपिंग टाइम होना चाहिए। तो आप अपने जहन में बिल्कुल ये क्लियर कर ले कि पहला पार्ट तो ये कि पावर ऑफ होनी चाहिए। अगर मैं 100 दफा भी ग्राउंडिंग कर दूं, जरूरी नहीं है कि मेरी प्रोटेक्शन भी हो जाएगा उसके अंदर, इलेक्ट्रिक शॉक मुझे ना लगे, ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने कर दिया और इलेक्ट्रिक शॉक की अगर कंटिन्यूटी नहीं होगी तो, और कंटिन्यूटी में अगर कंटिन्यूटी है भी और पावर ऑफ करने में बहुत ज्यादा अगर टाइम लगा तो आपकी बॉडी के मसल्स डैमेज हो जाएंगे, बर्निंग शुरू हो जाएगी, थर्मल हीटिंग शुरू हो जाएगी, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। इसी हवाले से अगर मैं इसके अब आगे चलूं, अब ये देखें
ये अगर इलेक्ट्रिक शॉक में ये वही बात की है जो मैंने आपसे कही, ये स्टेप वोल्टेज कहलाती है, वो टच वोल्टेज थी, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है और इसमें करंट पास होगा। तो जीरो पोटेंशियल पे भी कोई गारंटी नहीं है, अगर जैसे यूटिलिटी कंपनी भी कहती है, ये जरूरी है, ये अपने ध्यान में बिल्कुल बैठा लें कि जीरो पोटेंशियल भी मैं घर पे भी, प्लांट पे भी, किसी मशीन पे भी अगर मैंने अर्थिंग की है तो ये जीरो पोटेंशियल मतलब ये कि जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी देख लें कि अर्थ की लेयर के डिफरेंस इम्पिडेंसेस है, उस वजह से डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है और आपकी ये स्टेप वोल्टेज के हवाले से आपको शॉक लग सकता है यहाँ पे। और बेसिकली तो ये है कि मैं अपनी प्रोटेक्शन का मेन सोर्स को देखूं तो जो जल्दी से जल्दी विद इन स्टैंडर्ड टाइम वो उस पर ट्रिप कर जाए। अब इसके जो ऑब्जेक्टिव तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, आपकी ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी है, इक्विपमेंट की सेफ्टी है यहाँ पे। और इसकी मैं थोड़ा सा एक्चुअली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। 18वीं सेंचुरी में हुआ यह था कि पहले जो है ना, और प्री पार्टीशन मैंने देखा कैनेडा में भी, बल्कि केसी भी जो यूटिलिटी कंपनी जो भी थी वो जो है ना डीसी सप्लाई करते थे। 1880 में जब डीसी वोल्टेज के बजाय एसी वोल्टेज, जब पावर सप्लाई की सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ गई तो उसके बाद जो है ना क्या कहते हैं एसी की रिक्वायरमेंट आई, और उसमें फिर जब लोगों को शॉक वॉक लगने शुरू हुए तो वो जो है ना एक प्रॉब्लमेटिक हो गया। अब इसमें वेस्टिंग हाउस और एडिसन में आपस में झगड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि डीसी ज्यादा खतरनाक है और एक कहता था कि एसी ज्यादा खतरनाक है। इस हवाले से तय हुआ कि कुर्सी में एक बैठाएंगे, एक ड्यूल होगा, कुर्सी पे बैठाएंगे, उसको इलेक्ट्रिक शॉक 200 वोल्ट का देंगे और जिसका बंदा मर गया वो दूसरा जीत गया। बाद में बुक्स में ये लिखा हुआ है कि ये हो नहीं सका ये एक्सपेरिमेंट, क्योंकि कहीं और एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से ये। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि जो आपके इंश्योरेंस कंपनी ने इसको अडॉप्ट कर लिया और उनकी समझ में आ गया कि अर्थिंग सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तो इसको उन्होंने कंपलसरी कर दिया। बाद में IEEE वगैरह जो जितनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं उन्होंने भी इसको अडॉप्ट करके कंपलसरी कर दिया कि आपने जो है अर्थिंग करनी ही करनी है यहाँ पे। और ये देखें, अगर आपका 19वीं सेंचुरी में क्लियर नॉट दैट इलेक्ट्रिक करंट वाज डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग, जो मैंने करंट की लिमिटेशंस वैल्यू भी बताया, और उसके बाद फिर ये आगे चला यहाँ पे, और ये फिर ये हिस्टोरिकल रिव्यू के हवाले से आगे 1924 में जाके अर्थिंग के रूल्स बने और ये यहाँ पे और ये बड़ा बहुत अर्थिंग इसलिए कि प्रिवेंट्स कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट आर मेटल फ्रेम्स आर लेड which do not normally conduct electricity from becoming, इसको एक्सीडेंटल करंट भी कहते हैं। ऐसी जगह कि सरफेस पे, मोटर की सरफेस पे, पोल पे जिसमें करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम इसको एक्सीडेंटल करंट भी कहते हैं। अब ये देख लिया, ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट, इसकी दो होती हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में तो ये है कि आप उसमें बैरियर लगा देते हैं या इंसुलेशन लगा देते हैं, तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट जो पहली पिक्चर है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। अगर मोटर पे मैंने अगर लगाया हाथ तो वहां पे उसकी सरफेस से कोई लीकेज आ गई तो मेरी बॉडी के थ्रू करंट के सर्किट कंप्लीट होगा। इसमें अर्थिंग की जो इंस्पेक्शन की भी 3 कंडीशंस हैं जो आर्टिकल 250 और 100 आर्टिकल में NFPA में NEC में ये दिया हुआ है कि आपकी अर्थ की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। उसके बाद OPD जो ऑपरेटिंग प्रोटेक्शन डिवाइस है उसका सिलेक्शन प्रॉपर एज पर आपके फॉल्ट करंट होना चाहिए। और जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो प्रोटेक्टिव कंडक्टर जिसको PE कंडक्टर की आप कहते हैं, अर्थिंग कंडक्टर का साइज इतना होना चाहिए कि 3 से 5 सेकंड तक वो इस एक्स्ट्रा जो फॉल्ट करंट फ्लो करेगा इन केस ऑफ फॉल्ट उसको बियर कर सके, और उसके बाद इतना टाइम दे ब्रेकर को कि वो ट्रिप कर जाए। अगर ये सारी 3 कंडीशन पूरी नहीं है तो कोई अभी आपकी अर्थिंग भी काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा अगर मेरा फॉल्ट करंट 10,000 एम्पियर है और मैं 20,000 का लगा दूंगा तो वो थर्मल हीटिंग में चले जाएगा टाइम इनवर्स कर्व में, और थर्मल हीटिंग में चले जाएगा और उसमें फिर ट्रिपिंग में बहुत डिले आएगा। तो इसीलिए आपको इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग अगर ऑपरेट करना है तो आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस भी उस इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग में उस जगह उस लोकेशन पे फॉल्ट करंट के मुताबिक ही लगा होना चाहिए। अब ये देखें, आजकल अब जो नया मेथड आ गया है, अब ये जो एक रॉड आ गई है, इसमें अब एक रॉड लगाते हैं और जिसके अंदर इसका जो IEC के कोड के मुताबिक 8 फीट इसकी मैक्सिमम मतलब ये मिनिमम लेंथ है, और 1/2 इंच से लेकर 3/4 इंच की कॉपर का डाया होना चाहिए। और इसके बाद ये बराबर में ये खिड़की से बनी हुई है गटर की तरह बनाते हैं, और इसको जमीन के सरफेस से 1 मीटर नीचे होना चाहिए एटलीस्ट।
और वहां से फिर आप अपने केबल ले जाके ईसीपी बार तक लेके जाते हैं। ये इसका एक नॉर्मल मेथड है और ये आईसी ने इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है। फिर इसकी टेस्टिंग के मेथड में मैं आगे जाके इसको डिस्कस करूंगा आगे जाके यहाँ पे। अब ये देखें, दूसरा ये है कि एक और भी रूल है कि 2 अर्थिंग करें, ताकि एक अर्थिंग किसी वजह से डैमेज हो जाए तो दूसरी अर्थिंग इसको करंट को शेयर नहीं कराना हमने, बल्कि ये है कि आपकी प्रोटेक्शन को इंक्रीज करना, प्रोटेक्शन लेवल को, रिस्क लेवल को कम करके और आपकी प्रोटेक्शन को ज्यादा का। एक किसी वजह से ब्रेक हो जाती है तो आप उसको डबल अर्थिंग करेंगे। इस तरह टैंकों की और हर चीज की हम डबल अर्थिंग को प्रीफर करते हैं, कोड में भी यही है। जब डिफरेंट मटेरियल्स हैं, अर्थिंग के कैसे कनेक्शन किया जाए, कनेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कनेक्शन में रेजिस्टेंस आ गया तो आपका ओम्स लॉ के मुताबिक जो है ना आपकी इम्पीडेंस बढ़ जाएगी, करंट कम हो जाएगा, फॉल्ट करंट कम हो जाएगा, तो आपकी ट्रिपिंग मैकेनिज्म में डिले आएगा। जितना डिले आएगा वो इतना ही नुकसानदेह है, फायर के हैजर्ड्स बढ़ते जाएंगे यहाँ पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पहले तो हमेशा आप ये देखें कि आपका करंट का जो रिटर्न फ्लो बनेगा वो कैसे बनेगा। तो अर्थिंग के लिए भी अगर आप अर्थिंग या ग्राउंडिंग दोनों एक ही चीज है, अगर इसमें अगर आप देखें तो ये जो है ना क्या कहते हैं, बहुत ही जो अर्थिंग अरेंजमेंट है। एक तो होता है टीएन और उसके बाद टीटी और तीसरा है आईटी। इन तीनों को मैं बारी बारी कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं आपके साथ। टीएनसी और टीएनएस और टीएनसी और एस। तो टीएनसी में एक्चुअली ये है कि आपका जो न्यूट्रल करंट है, जो आगे आगे पिक्चर में आगे भी जाएगा, वो न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन होता है। और बाद जहाँ फायर हैजर्ड्स हो या पब्लिक ऑडिटोरियम्स वगैरह हो या बड़ी बिल्डिंग हो और यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट है, उसमें टीएनसी इज नॉट अलाउड, हार्मफुल है। इसी तरह टीएनएस में आपका अर्थिंग सेपरेट होती है। सोर्स पे तो न्यूट्रल ग्राउंड कॉमन होता है, लेकिन अर्थिंग एक अभी पिक्चर में आपको पता चल जाएगा वहां पे। तो उन सोर्स एंड ग्राउंड में आपको बिल्कुल एक सेपरेट जाएगी। और टीएनसीएस में कंबाइन, शुरू में टीएनसी होती है और उसके बाद जो है ना सोर्स को उसको कनेक्ट कर लेते हैं उसके साथ वहां पे। इसी तरह इंडिपेंडेंट अर्थ मतलब टीटी में ये करते हैं कि आप इक्विपमेंट को अलग से अर्थ करते हैं और इसका जो रिटर्न पाथ बनता है टीटी में वो थ्रू सॉइल बनता है। इसलिए इस केस में सॉइल रेजिस्टिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आपकी सॉइल रेजिस्टिव बढ़ी हुई है तो ये आपको नुकसान दे वहां पे। और आईटी में ये करते हैं कि या तो एनजीआर लगा देते हैं या जो है ना क्या कहते हैं आप जो है ना न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करते। उसमें ये होता है कि अगर आईटी अगर आपका सिस्टम है जहाँ क्रिटिकल इक्विपमेंट है, जहाँ सब पावर सप्लाई की रिलायबिलिटी को बढ़ाना होता है, तो वहां पे आईटी सिस्टम का फॉलो करते हैं। और आईटी में ये है कि जो फर्स्ट फॉल्ट आएगी, अगर सपोज एक केबल जमीन से टकरा गया या पोल से टकरा गया या कोई इक्विपमेंट के साथ टकरा गया, तो फर्स्ट फॉल्ट पे ट्रिपिंग नहीं होगी और दूसरी जगह फिर फेस टू फेस आ जाएगी। उसकी कुछ लिमिटेशंस है, मतलब ये कि जहाँ क्रिटिकल है जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह है, शिप्स है, एरोप्लेन्स है, वहां पे आईटी सिस्टम को इसलिए प्रीफर कर जाता है कि फर्स्ट फॉल्ट पे इसकी ट्रिपिंग ना हो, पावर सप्लाई ऑफ ना हो और आप कंटिन्यू कर सके अपने ऑपरेशन को। तो हॉस्पिटल में खास तौर पे नेवी की शिपिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, न्यूक्लियर प्लांट्स में आईटी सिस्टम को प्रेफर किया जाता है या केमिकल प्लांट्स में आईटी सिस्टम को। बात सिर्फ ये है कि अगर आपने प्रोटेक्शन सिस्टम को भी अर्थिंग सिस्टम के हिसाब से देखना है तो उसकी डिजाइनिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए यहाँ पे। अब ये देखिए ये 4 सिस्टम है आपके सामने, मतलब टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं इसको एक्सप्लेन ही करता जाऊंगा। जो पहली पिक्चर है वो टीटी सिस्टम कहलाती है। इसमें आप देखें एक सिंबल लगा हुआ है जिसमें अर्थ लीकेज ब्रेकर भी लगे। इसमें मैंडेटरी है कि टीटी सिस्टम में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर आईसी के कोड के मुताबिक ब्रेकर में लगाना बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी प्रोसेस प्लांट में काम करते हैं या किसी प्लांट में काम करते हैं, इवन एक बिल्डिंग में भी है, अगर उसमें अगर टीटी सिस्टम को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, पहले तो आप समझ लिया जैसे मैंने बताया, तो उसमें आपको देखिए इसमें इक्विपमेंट की सेपरेट अर्थिंग की हुई है। तो इसमें मैंडेटरी है कि आपने जाना है क्या कहते हैं एलसीबी, आरसीडी या ग्राउंड जीएफसी आपको ये लगाने जरूरी है। सेकंड सिस्टम में अगर आप देखें न्यूट्रल और पी अलग अलग है, तो सोर्स से एक केबल गया है और इसमें जो रिटर्न पाथ बनेगा वो न्यूट्रल के थ्रू नहीं बनेगा, बल्कि पी अगर फॉल्ट आती है तो पी कंडक्टर के थ्रू जाएगा, वो ब्रेकर को वो ट्रिप करेगा। थर्ड सिस्टम में ये कि न्यूट्रल ग्राउंड कॉमन है, टीएनसी कहलाएगा ये, जिसमें पेन कंडक्टर लिखा हुआ है।
अब ये पेन कंडक्टर के हवाले से न्यूट्रल ग्राउंड कॉमन है। अब इसमें लिमिटेशंस है, जब पब्लिक ऑडिटोरियम में अगर या बिल्डिंग्स हैं या जब फायर हैजर्ड हो सकता है, तो अगर इसमें फॉल्ट आएगी तो पूरे प्लांट पे या बिल्डिंग में न्यूट्रल में भी फॉल्ट करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। और उसके हवाले से अगर कहीं फायर हैजर्ड कोई चीजें पड़ी हुई है, कॉटन पड़ी है, लकड़ी है, तो उसमें थर्मल हीटिंग बढ़ जाएगी केबल में न्यूट्रल की, और जो है ना आग लगने का खतरा होता है। इसमें कॉस्ट का फायदा है, कॉस्ट कम लगेगी क्योंकि ये 4 वायर सिस्टम होता है, लेकिन ये कि इसमें डेंजर भी है कुछ है। और फिफ्थ है ये आपका आईटी सिस्टम, जिसमें आईटी सिस्टम में न्यूट्रल में ये देखें, ये फ्रेंच है आईएमडी, या तो एनजीआर लगा दे या न्यूट्रल को ग्राउंड ना करें जैसे इसमें दिखाया हुआ है। तो उसमें अभी आगे पिक्चर भी आ जाएगी, उसमें आपको रिटर्न पाथ नहीं मिलेगा, तो आपका ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। जब फेस टू फेस फॉल्ट आएगी तो ब्रेकर फौरन ट्रिप कर जाएगा मिनिमम विद इन टाइम में। तो ये 4 सिस्टम को समझना बड़ा जरूरी है कि कहीं भी अगर आप प्रोटेक्शन की बात करते हैं, खाली अर्थिंग की बात ना करें, सिस्टम की बात करें। अब के इलेक्ट्रिक का जैसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ना, ये टीएनसी है, इसमें न्यूट्रल ग्राउंड कॉमन है, ये 4 वायर सिस्टम है। इस 4 वायर सिस्टम के अपने हिसाब से एप्लीकेशन, कंज्यूमर अपने हिसाब से इसको टीएनसी को टीएस भी कर सकता, टीएनएस भी कर सकता है और टीटी भी कर सकता है। ये अपनी एप्लीकेशन के मुताबिक आपने देखना होगा जिसमें क्रिटिकली किसको हमने सेव करना है, और केवल अपनी टाइमिंग भी। क्योंकि मैंने आपको फिर बताया कि मैं जितनी डिस्कशन कर रहा हूँ ये एलटी पे कर रहा हूँ। नॉर्मली सब स्टेशन और ग्रिड स्टेशन का IEEE 82000 एक बहुत अच्छा कोड है, उसकी जरा मुख्तलिफ है। HT की अर्थिंग, ग्रिड स्टेशन की अर्थिंग का बहुत अलग से है, उसका सिस्टम भी अलग है। और इस तरह सब स्टेशन अर्थिंग में मैश वैश बनाना बड़ा जरूरी होता है। लेकिन अभी हम बेसिक्स पे बात कर रहे हैं, अर्थिंग सिस्टम की बेसिक्स पे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब ये देखें, ये एक है टीएनसी सिस्टम। अब इसमें जरा सा ज्यादा क्लियर है आपके सामने कि न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन चल रहा है। और न्यूट्रल जैसे अगर ट्रांसमिशन लाइन है तो उसको कुछ जैसे पोल है, अब के इलेक्ट्रिक के पोल्स है तो 5 या 10 पोल के बाद दोबारा हर जगह अर्थ, हर पोल को अर्थ करना भी जरूरी नहीं है। जब नेपरा ने इनको ऑर्डर किया है और इन्होंने बड़े क्या कहते हैं यूटिलिटी कंपनी ने ऑर्डर दे दिए कॉन्ट्रैक्टर से काम करे हर पोल का अर्थ करना, वो मैं डिबेट नहीं करता उसको। लेकिन ये कि आप जब सिस्टम के जो स्टेक होल्डर्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जी अगर मेरा सिस्टम टीएनसी है तो टीएनसी के मुताबिक उसकी प्रोटेक्शन करे और उसकी अर्थिंग भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अब इस ड्राइंग में देखें जगह जगह जो न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल और ग्राउंड इसमें कॉमन है, तो उसमें उसकी अर्थिंग भी है। सर्टेन 5 पोल के बाद या 10 पोल के बाद आप अर्थिंग है। इसी तरह जहां पे भी अगर प्लांट पे भी आप आते हैं तो आपने अगर आपका टीएनसी अडॉप्ट किया हुआ है तो उसके हवाले से इस तरह अर्थिंग भी करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि मैंने एक अर्थ कर दी या 2 अर्थ कर दी वो पूरे प्लांट के लिए कवर, उसका एक डिस्टेंस है। वो डिस्टेंस भी उसके बाद मतलब उसी हिसाब से आपने एक पिट और दूसरे पिट के दरमियान में 25 से 30 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। साथ बिल्कुल एक ही एटमॉस्फेयर, अभी आगे जाके और आपको पता चल जाएगा। इसमें ये फायदा है कि इसमें न्यूट्रल का करंट सेपरेट जाएगा यहाँ पे, और ये सेपरेट जाके आगे आपके प्रोटेक्टिव डिवाइस को ऑपरेट करेगा। और इसका साइज बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन अगर सोर्स पे टीएनएस है तो उसको टीएनसी करना अलाउड नहीं है। ये आप मतलब ये कि अपना ख्याल रख ले कि ये हमेशा जब भी अर्थिंग के लिए बेसिकली देखें कि मेरा प्रोटेक्टिव सिस्टम है क्या और उसने ऑपरेट किस तरह करना है। और उसमें 3 आपको बता दी है कि अर्थ की कंटिन्यूटी, ओपीडी का सेलेक्ट, कंडक्टर साइज में बताऊंगा कि कितना ले क्या लें, आपके सामने अभी आ जाएगा यहाँ पे अभी बता। इसके बाद अगर ये आप देखें ये टीएनसी ऐसा जो हमने टीएनसी सोर्स से आ रहा है उसको मैंने अपनी यूटिलिटी के मुताबिक अपनी कंज्यूमर ने उसको टीएनएस कर लिया है। टीटी सिस्टम इसमें देखें इक्विपमेंट की अलग सोर्स पे अलग अर्थिंग की, सोर्स तो हो गई अर्थिंग, तो इसमें फिर जो रिटर्न करंट बनेगा फॉल्ट करंट का, अगर मैं फेज टू ग्राउंड फॉल्ट आता है तो उसमें फिर थ्रू सॉइल इंपेडेंस की जो रेजिस्टिविटी हो वो करंट रिटर्न होगा टुवर्ड्स द सोर्स। और उसमें सॉइल की रेजिस्टिविटी बहुत डिपेंडेंट है कि करंट के अमाउंट को रेगुलेट करने के लिए। तो जितना ज्यादा आपका शॉर्ट सर्किट करंट होगा उतनी जल्दी ब्रेकर आपका ट्रिप करेगा प्रोटेक्टिव डिवाइस, ओपीडी डिवाइस, ऑपरेशनल प्रोटेक्शन डिवाइस। तो वो जो आपका ब्रेकर है या फ्यूज है या रिले है वो उसको जल्दी से जल्दी उस टाइम में उसको ट्रिप कर देगी। बेसिक चीजें हैं, हम लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इसी हिसाब से हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम भी डिजाइन होना चाहिए। जो मुझे अफसोस है कि हम लोग बड़े बड़े इंजीनियर, हम भी फूफा के इंजीनियर बन गए, लेकिन ये कि उसमें वो चीज नहीं आती। इसके बाद ये रहेंगे आपके सामने
जो आईटी सिस्टम है, आईटी में आप ये देखें कि इसमें न्यूट्रल सोर्स पे आपको इसको ग्राउंड नहीं किया जा सकता। इसको आईटी सिस्टम ऑफ अर्थिंग या तो एनजीआर लगाए, ये जो काला सा डॉट बना हुआ है ये एनजीआर है, तो ये फॉल्ट करंट को लिमिट करता है, या ये न्यूट्रल को ग्राउंड ना करे या फॉल्ट करंट पे ये एनजीआर पे के थ्रू उसको रेगुलेट कर ले। तो इसका अर्थ फॉल्ट रिले लगाना बहुत जरूरी होता है। इसमें पहली फॉल्ट पे अगर पहली फॉल्ट आती है फेस टू ग्राउंड, तो ये सिस्टम को बिल्कुल ऑफ नहीं करेगा, और सेकंड फॉल्ट आएगी तो फेस टू फेस फॉल्ट अगर हो गई तो उसमें फिर ब्रेकर ट्रिप करेगा। जिसमें अगर मैं ऑपरेशन थिएटर में बैठा हूँ या हवाई जहाज में हो या नेवी के जहाज पे हो जो समंदर में आगे हैं, और उसमें अगर ऐसा फेस टू ग्राउंड फॉल्ट अगर आ जाती है तो मेरे सिस्टम बंद ना हो, मैं अपनी सप्लाई की रिलायबिलिटी को बढ़ा सकता हूँ। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो आगे चल के आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। अब ये देखें, ये कुछ रेफरेंसेज हैं BS 7671 में, उसके कोड्स हैं, आप उसको रेफर कर सकते हैं। ये बिल्कुल वही कोड्स हैं, ये मैंने वहीं से वहां से लिया हुआ है BS 7671 से। तो उसका जो कोड है, रेगुलेशन है, उसका नंबर वगैरह आगे लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये देखें, ये टीटी सिस्टम है, इसमें मैंडेटरी है कि वो जो है ना आपने क्या कहते हैं RCD और ELCB लगाना बड़ा जरूरी है यहाँ पे। अब ये देखें, सिंपलेस्ट सोल्यूशन टू डिजाइन इंस्टॉल, इसमें कॉस्ट कम लगती है टीटी सिस्टम। इसमें कंटिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं चाहिए। अब आजकल इक्विपमेंट आ रहे हैं जिसमें अर्थिंग की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। और ईच इंस्टॉलेशन फॉर रिजल्ट इन इंटरप्शन इन द सप्लाई। अब इसमें सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि टीटी सिस्टम में कभी भी फॉल्ट आएगी तो इंटरप्शन सप्लाई भी आएगी, और ये सर्किट में RCD लगाना ये बहुत जरूरी है, और इन पैरेलल सर्किट जो भी है ये लगाना इसमें टीटी सिस्टम में बड़ा जरूरी है। ये सिंपल है, ओम्स लॉ के तहत अगर आपने ये RCD लगाया तो सेंसिटिव इसलिए 30 मिलियम्स की रखते हैं कि हमारी जो 30 मिलियम्स की मैक्सिमम लिमिट है ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी के लिए, वो बहुत ही जरूरी है। उसी वाले से उसमें मिनिमम टाइम में फिर वो ट्रिप करे वहां पे। अब ये देखें, टीटी सिस्टम में इसका अर्थ का रिटर्न फ्लो बनाया हुआ है। मतलब हमेशा अगर आप ये देखें कि आपने अर्थ फॉल्ट आई, अर्थ फॉल्ट भी ये देखें तो उसमें करंट का एक फ्लो बताया हुआ रिटर्न, तो वो ब्रेकर को अगर उसके ट्रिपिंग मैकेनिज्म के मुताबिक वो करंट इतना अमाउंट का होगा तो उसको ट्रिप भी कर देगा। ये एक है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट। मतलब ये स्लाइड जैसे मैंने आपको पहले बताई है कि अगर 230 to 400 वोल्ट मेरा अगर है सप्लाई वोल्टेज फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज तो 0.07 सेकेंड है, और मोर देन 400 वोल्ट पे 0.04 सेकेंड है। ये आगे में ये स्लाइड्स में नहीं जाता, ये अगर आप ये तो इसका शॉर्ट सर्किट वगैरह निकालने का मतलब ये कि ये करंट निकालने का है, लेकिन कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो ट्रिपिंग में ब्रेकर भी लगाऊं और उसकी इंजेक्शन टेस्ट से टेस्टिंग भी करूं तो इस टाइम पे इसको ट्रिप कर जाना चाहिए, जो नॉर्मली यहाँ पे ना टेस्टिंग कराते हैं। मतलब ये कि हमें तो हर 2 साल या 3 साल के बाद हर प्रोटेक्टिव डिवाइस की ट्रिपिंग मैकेनिज्म को, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अर्थ टेस्टिंग से। और हमारे 1910 के एक्ट में भी अर्थ टेस्टिंग पे ज्यादा जोर है, आम कंसल्टेंट भी अर्थ टेस्टिंग पे ज्यादा जोर देते हैं। अर्थ टेस्टिंग एक अलग इश्यू है, लेकिन ये कि मेन ऑब्जेक्टिव भी हमारा ये है कि हमारा पावर ऑफ किस तरह की जाए जल्दी से जल्दी टाइम में। और उसमें मैंने आईसी की कोड के मुताबिक आपको ये भी दिखा दिया है कि इसमें इतना कम टाइम चाहिए। देयर इज नो लेंथ लिमिट फॉर अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑन ए टीटी सिस्टम सिंस प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय RCD ऑफ हाई सेंसिटिविटी। टीटी में आपको मैंडेटरी है। अब आपने KSC का जो सिस्टम लगा हुआ है वो टीटी वो TNC है, उस हवाले से वो अपनी प्रोटेक्शन को KSC को चाहिए कि अपनी प्रोटेक्शन को उस हिसाब से रेगुलेट करे। जो आप पिछली बारिशों में देख लें, इस बारिशों में भी देख लें, बहुत बंदे मर गए। 21 बंदे तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बंदे भी मरे। अब मैं बजाय ये ब्लेम कर रहे कि जी घरों में वायरिंग से, घरों की वायरिंग भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की उसमें लिमिटेशन सेफ्टी की कंप्लायंस के हवाले से आता है। ये के इलेक्ट्रिक भी कनेक्शन ही ना दे उनको जिनकी घरों की अगर सेफ्टी नहीं है, बंदा तो मर गया। पिछली बारिशों में 50-60 बंदे मरे थे और अभी भी 50-60 से कम नहीं मरे होंगे, ये रिपोर्टेड है। और अभी फिर बारिश आने वाली है। मतलब इसमें अभी तक वो जो प्रोटेक्शन सिस्टम को उस तरह कंप्लायंस नहीं हुई है जो स्टैंडर्ड एंड कोड्स आपको कहते हैं। TNC की जो सेफ्टी सिस्टम है वो नहीं चाहिए। घरों में आपने कौन सा सिस्टम ऑपरेट किया हुआ है उस हवाले से आप उसकी प्रोटेक्शन भी उसी हिसाब से डिजाइन करें। ये नहीं कि जो मुझे मिला मैंने लगा दिया, ब्रेकर लगा दिया, फ्यूज लगा दिया, मेन फ्यूज लगा दिया। लोग ये समझते हैं कि अर्थिंग कर दिया बस अब मैं सेफ ही सेफ हूँ। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है यहाँ पे। अब ये देखिए ये TNC सिस्टम का बड़ी करके मैंने दिखाई है यहाँ पे। इसमें न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन है और इसमें ये लिमिटेशंस हैं कि बाज एरिया में आप ये नहीं लगा सकते। ऑडिटोरियम है, पब्लिक ऑडिटोरियम है,
अब बिल्डिंग्स हैं, अब ये 5 स्टार बिल्डिंग्स हैं, अगर इसमें मैंने तो देखा है 90% इंडिया में टीएनसी सिस्टम है, जो ये या तो कंसल्टेंट की बुराई है, मैं नहीं कह सकता कि खराबी है, मतलब ये इसमें टीएनसी सिस्टम अलाउड नहीं है कोड स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब ये किसने चेक कर रहा है, ये अब आप डिसाइड कर लें कि कौन चेक करेगा। अगर एनओसी भी देता है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस, एनओसी में उसको ये चेक करना चाहिए कि इसके अंदर सिस्टम ऑफ मेंटेन भी आई नहीं, साल की सारी इंस्पेक्शन। अब मैंने अभी सुना है कि 2003 से ये एनुअल इंस्पेक्शन भी बंद हो गई है इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को। तो अगर ये अलाउ किया जाए तो ये सारी चीजें अगर उसकी नॉलेज में होंगी तो वो चेक करेगा, अगर नॉलेज में नहीं है तो वो चेक भी नहीं कर सकता। इसलिए नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ फिक्स्ड एंड रिजिड कंडक्टर्स इज फॉरबिडन इन सर्टेन केसेस, मैंने आपको बताया। प्रीमिसेस विद रिस्क ऑफ फायर में ये अलाउड नहीं है। अब ऑयल एंड गैस सेक्टर में ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। फॉर कंप्यूटर इक्विपमेंट प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक करंट इन द न्यूट्रल, उसमें ये अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल जो है ना, क्या कहते हैं वो, मतलब ये कि ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप आगे चले देखें, ground system is parallel with the neutral, thus share normal neutral current. Electric current will not only be part of this installation but can also be part of neutral current of neighboring installations. In this case, ground conductor will also carry some amount of charges even when the power is cut off. Air where TN system is not allowed, where explosive material is present, बहुत जरूरी है ये। टीएनसी अगर आप हैजर्डस एरिया में कोई स्टोर बना हुआ है, वहाँ टीएनसी अलाउड नहीं है। इट आल्सो नॉट परमिसिबल इन टेम्परेरी सप्लाई एरियाज, जो आप टेम्परेरी कनेक्शन देते हैं कंट्रैक्टर को, उसमें भी बिल्कुल अलाउड नहीं है टीएनसी सिस्टम, उसमें भी उसको टीएनएस करना चाहिए। इसी तरह अलग लोकेशन है, स्विमिंग पूल्स है, सवानास है, हॉस्पिटल्स है, इनमें टीएनसी सिस्टम बिल्कुल अलाउड नहीं है फॉर ह्यूमन सेफ्टी के लिए। अब ये कौन चेक करेगा? ड्यूटी तो इंजीनियर्स कम्युनिटी की बनती है। अब इंजीनियर्स कम्युनिटी किस अथॉरिटेटिव एरिया में है, ये अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कौन करेगा। लेकिन अभी तक मैं अभी भी देख रहा हूँ केसी कराची में इतने बंदे मर गए, कोई उसमें कोई प्रॉपर कंप्लायंस अभी तक नहीं हुई है, ये सही तरीके से अभी तक अप्रोच नहीं है। अभी आप इस तरह ये देखिए टीएन सिस्टम है, इसमें अगर आप जो करंट का रिटर्न पाथ बनेगा वो थ्रू पी कंडक्टर बनेगा, और वो कंडक्टर का साइज सिलेक्शन बड़ा जरूरी है। मैं अभी आपको स्लाइड में आगे बताऊंगा स्लाइड का कंडक्टर का साइज, प्रोटेक्टिव कंडक्टर का साइज कैसे सेलेक्ट किया जाए, वो भी आगे स्लाइड आएगी तो आप उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये इतनी प्रेजेंटेशन मैंने ये बड़ी मेहनत से बनाई है, लेकिन इसमें मैटर इतना ज्यादा है कि आपको बार बार ये देखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहेंगे हम इसकी तो रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देंगे, तो आप इसको रेफरेंस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और समझने की कोशिश है। मैं जैसा भी अपना इंजीनियर हूँ, जैसा भी हूँ, मतलब ये हम भी कोई सुरखाब का पर लेकर पैदा नहीं हुए, मतलब ये कि ये एक्सपीरियंस से ये सीखा है, और वो भी अपने कैरियर के एंड में ज्यादा सीखा है। तो ये खुदा के लिए हमें चाहिए कि हम सही अप्रोच रखें। ये तो चलो पी कंडक्टर में मतलब भी बात हो गई, और ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन इसमें बहुत जरूरी है। वो उसका एक फार्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, मैं इसमें अब ये देखें ये डिस्कनेक्शन सिस्टम का करंट का फ्लो किस तरह जाएगा, ये इसमें दिखाया हुआ है स्लाइड में यहाँ पे। और ये बिल्कुल वो करंट जो रिटर्न हो रहा है वो पेन कंडक्टर से ही जा रहा है यहाँ पे। ये टीएन सिस्टम जनरली एक बनाया, टीएन सिस्टम में दो हैं, टीएनसी और टीएनएस। अगर ये अलग कर लेंगे तो थ्रू हट जाएगा, नहीं तो न्यूट्रल में ही ये करंट फ्लो करेगा आपके टीएनसी में यहाँ पे। ये मैं अब इसकी डिटेल में नहीं जाता, ये थोड़ा सा इसकी जो लेंथ अगर अर्थिंग निकालिए तो उसका ये फार्मूला है, और इस फार्मूले के तहत आप जो है क्या कहते हैं, आखिर में इस प्रेजेंटेशन में आपको रेफरेंस शीट भी मिल जाएगी कहाँ से ये लिया गया है, तो आपको वो सब मिल जाएगा। इसके अंदर भी रेफरेंस शीट में डिफरेंट बुक से जो ये बनाया, लेकिन एक अर्थ की प्रिंट अगर मैंने बनाई तो उसकी मैक्सिमम लूप लेंथ भी इस फार्मूले से निकाली जा सकती है। यहाँ पे ये देखें, वही आपको बुक्स में भी मिल जाएगी कि अगर कंडक्टर साइज ये है तो मैक्सिमम लेंथ जो है ना कि कितनी एक फीट पे अलाउड है, वो इस कंडक्टर में आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और ये वही इसका फार्मूले का M1 M2 M3 की निकालने की बात है। आईटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें आप देखें कि अगर फॉल्ट आएगी तो आप देखें न्यूट्रल ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं है या थ्रू एनजीआर कनेक्टेड है, तो इसमें फिर इसको रिटर्न पाथ नहीं बनेगा। रिटर्न पाथ अगर नहीं बनेगा तो ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा अगर एक पहली फॉल्ट पे।
इसलिए आईटी सिस्टम जैसे सिस्टम की रिलायबिलिटी बहुत जरूरी है, वहां पे जो है ना आईटी सिस्टम को प्रीफर क्रिटिकल वैल्यू। तो ये आप ये देखें कि इसमें न्यूट्रल डायरेक्ट ग्राउंड नहीं है, सोर्स को हमेशा न्यूट्रल को स्टार पॉइंट को ग्राउंड किया जाता है, इसमें ग्राउंड नहीं है, या ग्राउंड किया भी है तो थ्रू जो है ना एक हैवी जिसमें 10 एम्पियर से ज्यादा करंट फॉल करने का 10,000 एम्पियर है, तो उसको रिड्यूस करके 10 एम्पियर, ताकि मेरी जनरेटर्स की और वाइंडिंग्स वगैरह की या अर्थ फॉल करंट के फ्लो से जो नुकसान हो सकता है वो प्रोटेक्शन हो जाती है। और इसमें फिर ग्राउंड फॉल्ट करंट रिले लगता है कि जो उसी हिसाब से इसकी सेटिंग्स होती हैं और जो उसको ट्रिप भी करता है वहां पे। बेसिक एम तो यही है कि सोर्स पे या इंडिविजुअल जो ब्रेकर लगा है वो ट्रिप कर जाए, अगर इंडिविजुअली करेगा तो सर्टेन डिले के बाद मेन सोर्स वाला ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा। तो ये आईटी सिस्टम की है। अब इसकी आईटी सिस्टम की मेन कैरेक्टरिस्टिक जैसे मैं बात करूं, बेस्ट कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग ऑपरेशन, और इसमें जो बहुत जरूरी है कि इंडिकेशन ऑफ फर्स्ट इंसुलेशन फॉल्ट मतलब अर्थ फॉल्ट की इंडिकेशन जरूरी है, followed by mandatory location and clearing, ensures systematic prevention of supply voltage, general use installation supplied by private MVLB। खैर ये तो required a high level insulation the network। इसमें फिर एक ब्रेकर लगाया जाता है for two simultaneous fault must be carried out by calculation during the design। इसमें जो फिर एक ब्रेकर लगाया जाता है कि अगर पोटेंशियल आपका इतना राइज किया जाए, जैसे आगे ये देखें ऑटोमेटिक रेसिस्टेंस, इसमें देखें ये पहली फॉल्ट में इसको रिटर्न पाथ नहीं मिल रहा लेकिन तो इम्पीडेंस के थ्रू मिल रहा है, तो उसमें करंट ID1 जो है वो करंट कम हो जाएगा। और यहाँ पे अगर सेकंड फॉल्ट आएगी, ये देखें ये सेकंड फॉल्ट आएगी तो ये आपका इसको जो है ना क्या कहते हैं फेस टू फेस फॉल्ट में वो ब्रेकर को ट्रिप कर देगा, फेस टू फेस फॉल्ट में ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। तो फर्स्ट फॉल्ट में ट्रिपिंग नहीं होगी। और उसमें ये भी करते हैं कि जरा कॉस्टली पड़ जाता है कि एक मेन ब्रेकर लगा जाता है कि अगर इसके आपके इंसुलेशन लेवल, अगर आपका पोटेंशियल लेवल इतना बढ़ जाए तो इसको फिर ये टीटी सिस्टम बना देता है, सिस्टम को, सिस्टम की प्रोटेक्शन की बात है तो टीटी सिस्टम बना देता है यहाँ पे। तो ये देखें ये डिफरेंट इसकी ओम्स में आईटी के वाले से मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। और आईटी सिस्टम में ये मतलब ये देखें दुनिया में टीटी TNS आईटी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये स्लाइड बहुत अच्छी है। अगर आपके कहीं पे भी अगर यूपीएस लगे हुए हैं या इंडक्शन फर्नेसेस लगी हैं, वहां पे TNS बहुत जरूरी है, उसको अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट इंसुलेशन फॉल्ट में क्या होगा, सेकंड इस चार्ट में भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और ये देखिए दुनिया में कौन कौन से सिस्टम है, हर यूटिलिटी कंपनी ने अपना अपना सिस्टम किया हुआ है, तो उसी हिसाब से उसकी फिर सोर्स पे भी प्रोटेक्शन सिस्टम, और आप उससे सप्लाई ले तो अपनी भी प्रोटेक्शन सिस्टम को उसी के हिसाब से डिजाइन करवाएं। ये नहीं है कि बस मैंने केबल खींच दिया अर्थिंग करके। हम भी जब प्लांट पे काम करते थे बस सिर्फ ये ओपिनियन ही होता था कि बस ये आरसी स्ट्रिप लगी होनी चाहिए, बाकी आगे इस आरसी स्ट्रिप ने करना क्या है, कर भी रही है या नहीं कर रही, या इसका कंडक्टर साइज कैसा है। मैंने एक लोकेशन में देखा है कि जहाँ 240 का केबल लग रहा था अर्थिंग में, कॉन्ट्रैक्टर ने और इंजीनियर था 6 मिलीमीटर का केबल लगा दिया, और उस हाथ चौकी पे उस प्लांट पे आग लग गई, आधी से ज्यादा फैक्ट्री जल गई। आप अंदाजा करें कि मतलब ये कि हम इंजीनियर ठीक है पीईसी के भी रजिस्टर्ड है, पी भी हो गए, लेकिन ये कि ये जो बेसिक चीजें हैं ये हमें ना किसी ने कभी कॉलेज में बताई, और अभी भी इस पे इम्प्लीमेंट आम कॉन्ट्रैक्टर नहीं करता, आम कंसल्टेंट नहीं करता। अच्छे कंसल्टेंट जो है वो इस ऑब्जर्वेशन पे जाके उसी हिसाब से करने की, चूंकि इसमें कॉस्ट लगती है तो वो फिर बैकआउट हो जाते हैं कि ठीक है जी जिस तरह क्लाइंट कहता है उस तरह कर ले। ये बहुत गलत बात है। तो मैं अभी आपके सामने रखूंगा, और अर्थिंग टीम को सिलेक्शन है वो आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही करना है। ये एक स्लाइड में स्कीम सिलेक्शन में क्या किया जाए, कॉस्ट का फैक्टर बहुत ज्यादा है। आईटी स्कीम इज नो कनेक्शन मेड बिटवीन द, ये आईटी स्कीम इम्पीडेंस अर्थ या इम्पीडेंस एनजीआर के थ्रू कर लें। तो ये कैसे करें, अर्थिंग मेथड्स, आपने जब भी कोई अर्थिंग सिलेक्शन करना है कि अर्थिंग मेथड क्या है, अरेंजमेंट ऑफ पी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेज आर रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक शॉक, फायर, आपकी प्रायोरिटी किसकी है, शॉक से आपने फायर से करना है, पावर सप्लाई कंटिन्यूटी रिलायबिलिटी है, ओवर वोल्टेज का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस का प्रॉब्लम है, डिजाइन आपने पूरी स्कीम को इस हिसाब से देख के और डिजाइन कराना है। चॉइस क्राइटेरिया क्या होगा, एनालाइज एवरी केस सेपरेटली, solution must satisfy the fundamental criteria, compare different schemes. The TT system is recommended for installation that have only limited surveillance or installation. The IT scheme is recommended if power supply continuity is imperative.
TNS schemes recommended for installation that have a high level of surveillance or installation, not subject to extension or modification. TNC or TNS schemes are not recommended for use given the risk of fire and electromagnetic disturbance. For over voltage resistance and electromagnetic disturbances, ITTT सारी टीमें कोड के मुताबिक कॉस्ट कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये सारी कोड के मुताबिक रख सकते हैं। अगर आप ये ह्यूमन सेफ्टी में देखें, टच पोटेंशियल, तो टच पोटेंशियल में तो ये मेरे एक हाथ और इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होगा उसके थ्रू मेरी बॉडी के थ्रू करंट लगेगा। ये देखें फेंस में अर्थ पैरामीटर एंड आई टच द फेंस ऑफ द टाइम ए फॉल टू अर्थ करकट। अब इससे जो करंट तो मेरी बॉडी के थ्रू पास होगा, अब इसको मिनिमम पॉसिबल टाइम पे आपने जो 0.04 सेकंड आ रहा है, 400 वोल्ट का अगर टच पोटेंशियल मुझे मिल रहा है वहां पे, जो अभी पिछली स्लाइड में मैंने आपसे दिखाया। इस तरह स्टेप पोटेंशियल में ये है कि ये दो पाँव के दरमियान डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, तो आपकी बॉडी से करंट पास है। अगर आप सेफ्टी की वीडियोस भी गूगल पे जाके यूट्यूब पे जाके देखें तो बड़ी अच्छी चीज, मतलब ये कि यहाँ टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत सारी आपको वीडियोस भी इसमें दिखा सकता हूँ। लेकिन ये कि स्टेप पोटेंशियल में, और स्टेप पोटेंशियल में दो पार्टी का स्टैंडर्ड लेते हैं 1 मीटर अपार्ट, और उसमें जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, इसीलिए आप ये देखें कि ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर आप ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन या हाई टेंशन के करीब से जा रहे हैं और वहां पे हाई टेंशन का वायर या कोई ग्राउंड पे आ गया और ट्रिपिंग में आगे ट्रिप नहीं हुआ, तो आपने उससे प्रोटेक्शन का एक, ये आम आदमी के लिए भी एक ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जिस तरह मंकी उछल उछल के चलता है, आप दोनों पाँव को मिला के चलेंगे। शायद अगली स्लाइड किसमें आ भी जाएगा, उस पे आप जाके और 15 मीटर तक इसको फॉलो करेंगे। 15 मीटर में आप उस जोन से बाहर आ जाएंगे कि जिसमें आपको शॉक लग सके वहां पे। ये देखें करंट पाथ नुकसानदेह किसमें ज्यादा है, ये जो दोनों हाथ अगर आप लगते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिशियन को कहते हैं ये डिफरेंट करंट पाथ बॉडी के थ्रू हो सकते हैं और डिफरेंट नुकसान पहुंचा सकते हैं। आगे स्लाइड में भी आ जाएगा वहां पे। स्टेप टच पोटेंशियल आम आर्ट टेस्टर से भी आप चेक कर सकते हैं, इसकी डिटेल में अगर आप जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको निकाल सकते हैं। यहाँ पे करंट का वुमन पे कितना इम्पैक्ट आएगा, मैन पे कितना इम्पैक्ट होगा, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ये सारी इस स्लाइड में हमने आपके सामने रख दी है रेफरेंस के लिए आपको। अब ये वही बात है जो मैंने, ये ग्रिड स्टेशन की अर्थिंग की होती है कि जो है ना, ये ड्यूरेशन ऑफ द करंट जीरो, अगर ये पूरी मोहल्ले की या विलेज की या सिटी की एवरेज वेट लेते हैं, उस हिसाब से ये फार्मूला एक है जिसमें क्या कहते हैं आप, डेल्जियल इक्वेशन कहलाती है, ये IEEE 82000 में। तो आप उसमें मतलब ये कैलकुलेट कर सकते हैं। टॉलरेबल लिमिट्स ये मैं आपको बता चुका हूँ, रेंज ऑफ 60 to 100 मिनट्स टॉलरेबल, इज टेरेबल 60 to 100 मिली एम्पियर, ये टॉलरेबल नहीं है, टेरेबल। टाइम एक्सपोजर टू करंट 0.06 से 0.3 सेकेंड है, और सेफ करंट इज 9 मिलियम्स। मतलब आप थोड़ा सा, जैसे अगर आप देख रहे हैं टेलीफोन के बारे में, वोल्टेज पोटेंशियल भी, जो टच वोल्टेज है उसकी लिमिट है आईसी के कोड में 50 है और एनईसी के कोड में 30 वोल्ट है। आप जिस कोड को फॉलो कर रहे हैं उसके मुताबिक ये चल सकता है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस डिजाइन के लिए 1000, अगर आपकी जो है ना क्या कहते हैं स्किन गीली है या मतलब ओन बॉडी का, ये रेजिस्टेंस इस तरह बॉडी का वेरी करता है। सबसे ज्यादा जो प्रोटेक्शन है ह्यूमन बॉडी में उसकी खाल है, स्किन है, तो वो आपको प्रोटेक्शन देती है यहाँ पे। अब ये देखें, ये डिफरेंट कोड्स एंड रेगुलेशंस है जो आपके सामने मैंने रखे हैं। ये BS 7691 से लिए, NFPA 70E का 240 आर्टिकल है, 100 आर्टिकल है, और NEC का भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे ये सारी चीजें आपके सामने। ये देखें IEC के उसमें से लिया हुआ, डिफरेंट जोन्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, और उसमें क्या क्या ह्यूमन बॉडी पे क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है, ये सारा इसके अंदर दिया हुआ है करंट का। ये IEC के उससे से लिया हुआ मैंने यहाँ पे। The risk of electrocution is a function of value of current and duration and path. ये पहले भी था। Sensitive parts are heart, respiratory movements, hands. Most danger path is between hand and feet. Direct ये तो आप फार्मूला निकाल सकते हैं आप यहाँ से। सब स्टेशन, ग्रिड स्टेशन, ग्राउंडिंग का मैं यहाँ बात नहीं करता, लेकिन आपको मैंने इस प्रेजेंटेशन में डाल दिया है कि आप इसको मतलब ये कि ये ले सकते हैं अर्थ फॉल्ट करंट के हवाले से। अब ये देखें, ये एक स्लाइड बहुत अच्छी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए कि TN अरेंजमेंट में क्या चीज प्रोहिबिटेड है, क्या चीज प्रोहिबिटेड नहीं है। अब ये देखें, ये 10 मिलीमीटर का ये अर्थ के कनेक्शन किस तरह होने चाहिए। ये जैसे जंपर लगाए हुए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है।
ये देखें यहाँ पे ये इस तरह किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह टीएनसी से आगे टीएनएस तो कर सकते हैं, या टीएनएस से टीएनसी नहीं कर देते। टीएनसी अरेंजमेंट प्रोहिबिटेड डाउन स्ट्रीम ऑफ टीएनएस। ये सारा लिटरेचर आपको मिल भी जाएगा, लेकिन मैंने एक जगह जमा किया हुआ है। मैं ये नहीं कर रहा कि मैंने ही कुछ क्रिएट किया हुआ है, सारा सब कुछ यहाँ पे। अब ये डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, ये ग्रिड स्टेशन के हवाले से है। यहाँ पे ये डिफरेंट कैलकुलेशन है, इसके बड़े फार्मूले बहुत ज्यादा है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हमेशा अगर आप ये देखें, अब बहुत सारे मैंने लोगों से पूछा कि ये नीचे वो क्यों डालते हैं, ग्रेवल क्यों डालते हैं ट्रांसफार्मर के क्रॉस में। तो हर एक ने कहा जी ऑयल गिरेगा, उसे स्लिप ना हो, फलाना ना हो, मतलब ये चीजें। ऐसा नहीं है। इसका रेजिस्टिव, सॉइल की रेजिस्टिव बढ़ानी है, ताकि अगर आपका कहीं आपके थ्रू करंट पास हो तो सॉइल रेजिस्टिव इतनी हाई हो कि आपकी बॉडी के थ्रू करंट पास ना हो, सिस्टम अर्थिंग में चला जाए। तो 3 to 6 इंच इसका लेयर ऑफ हाई रेजिस्टिव मटेरियल जो ग्रेवल कहते हैं। आप लोग तो यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में, हमारे यहाँ तो ये चुरा के ले जाते हैं। अगर आपके केसी में या हाई टेंशन के जितने भी हैं, उसमें ग्रेवल बहुत जरूरी है यहाँ पे लगाना। करेक्टेड टॉलरेबल वोल्टेज, ग्राउंड पोटेंशियल है, जीपीआर, मैश वोल्टेज, ये सारी ग्रिड स्टेशन में कैलकुलेट, स्टेप वोल्टेज, टच वोल्टेज, ट्रांसफर वोल्टेज, ये पिक्चर में सारी दिया हुआ है। ट्रांसफर वोल्टेज कौन सी होगी, स्टेप वोल्टेज कौन सी होगी, टच वोल्टेज कौन सी, उसका पोटेंशियल दिया हुआ है नीचे, कितना पोटेंशियल हो सकता है यहाँ पे। ये सारी चीजों का जब हम डिजाइन कर दिए, इसके फार्मूले हैं, स्टेप एंड टच वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट किया जाए। यहाँ पे ये डिफरेंट एब्रीविएशन है उसके अंदर। अर्थ इलेक्ट्रोड डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन में बिल्कुल ये है कि नेचर ऑफ द अर्थ, सॉइल रेजिस्टिव बहुत ही, इलेक्ट्रोड शुड बी बरीड एट ए मिनिमम डेप्थ ऑफ 1 मीटर। अब 15-20 फीट कितना है, मतलब ये कि वो तो डिपेंड करता है सॉइल। वो नोमोग्राम भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। कंडक्टिंग बेबी ऑफ कॉपर, बेयर केबल, मल्टीपल स्ट्रिप more than 25 meter, or for SS it should be 35 millimeter. The resistance of the electrode is affected by humidity of the soil, frost condition, aging and oxidation. ये आगे आके आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। For sensitive electric equipment, IG ground is used. Need arises due to interference difference type, common mode noise, normal mode noise. इसको reduce करने NEC का आर्टिकल 250-74 and 275 IG वायरिंग। पहले अगर आप ये देखें, इस पे स्ट्रिप लगती थी, अब ये स्ट्रिप का खत्म हो गया। अब इंसुलेटेड NEC के आर्टिकल 250 में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अब आप इंसुलेटेड ग्राउंड कंडक्टर लगाएंगे। इसमें काउफमैन एक साइंटिस्ट होता था, उसे एक एक्सपेरिमेंट करके फिर इसको आर्टिकल में चेंज कराएगा। NEC defines effectively grounded as having a ground path that is permanent and continuous. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पल करंट कैरिंग कैपेसिटी उस कंडक्टर में होनी चाहिए, जिस पी कंडक्टर में कहते हैं, और कैपेसिटी और लो इम्पीडेंस टू ऑपरेट ओपीडी, कैरिंग ए लो इम्पीडेंस टू ऑपरेट ओपीडी टू क्लियर फॉल्ट क्विकली, या 250 आर्टिकल 51 में। ये बहुत ही जरूरी है, मतलब पूरे सिस्टम को आपको समझना बहुत जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वही मैं आपसे बता रहा था, काउफमैन एक्सपेरिमेंट हाईलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ राउटिंग द ग्राउंड एंड पावर कंडक्टर्स इन द सेम रेसवे। अब आपका सर्वर रूम वगैरह या DCS सिस्टम लगा हुआ है, या और ऐसे जो इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव इक्विपमेंट है, इसमें तो ये भी कहते हैं कि जो पावर सप्लाई, ये आपकी बुक है एमरल्ड 1100, ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ग्राउंडिंग पे, और वो अभी रेफरेंस में भी आ जाएगा, तो आप उसमें देखें, उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि जो पावर कंडक्टर के जो केबल है, जो पावर सप्लाई हो रही है, उसी के अंदर अर्थिंग का कंडक्टर भी साथ ही जाना चाहिए, अलग से नहीं। और ये वही बात है कि जब NEC कोड चेंज हो गया यहाँ पे, और अब जो है इंसुलेटेड कंडक्टर जितने नए इक्विपमेंट आ रहा है। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी मुश्किल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली। एक तो ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि हर जगह, जैसे बचपन में भी हम पाकिस्तान केबल की एक बुक होती थी, कॉलेज में भी लेस देन 1 ohm की बात करते रहते थे। तो फॉर लॉन्गर इंस्टॉलेशन द अर्थ रेजिस्टेंस शुड नॉट एक्सीड 1 ohm। फॉर स्मॉल इंस्टॉलेशन एंड इंडस्ट्रियल यूनिट इन जनरल ए रेजिस्टर ऑफ क्लास less than 5 ohm should be obtained if practicable. NEC 5 article 250 approves the use of single made electrode to the system grounding electrode if it is। मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है लूप इम्पीडेंस की। देखें, करंट को जो अगर लिमिट भी करेगा लूप इम्पीडेंस, अगर आपने कंडक्टर साइज कम रखा तो अर्थ रेजिस्टेंस लूप इम्पीडेंस बढ़ जाएगी।
आपका फॉल्ट करंट कम हो जाएगा। फॉल्ट करंट कम हो जाएगा तो आपके पीछे जो ओपीडी डिवाइस है वो उस पर डिले आएगा, टाइम इनवर्स कर्व अगर आप उसका देखें तो वो डिले आएगा और आपका ऑपरेशन आपको नुकसान होगा, आपके लिए हार्मफुल है। तो पूरे सिस्टम को एज ए लूप स्टडी करने की कोशिश करें। ये 3 पार्ट है, अर्थ की कंटिन्यूटी, ग्राउंड कंडक्टर साइज और ओपीडी डिवाइस का सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से आप बात करेंगे, खाली अर्थिंग करके देना मतलब ये कि डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर्स बैठे हुए हैं, वो मतलब ये कि वो खाली अर्थ करके भाग जाते हैं। तो ये आप तो सिस्टम की प्रोटेक्शन की बात करें, जो भी अगर बात करनी। अब ये देखें, ये BS 7671 पे शेड्यूल ऑफ टेस्ट रिजल्ट का एक पूरा चार्ट मैंने दिया हुआ यहाँ पे। इस चार्ट को भर के अगर आप रेगुलरली प्लांट पे है तो आप इसको कर सकते हैं, सारी एक एक चीज़ आपकी नोटेड डाउन होगी। तो अगर आपका इंजेक्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, ऑपरेट भी करती है या नहीं करती, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ये आगे इसका मेथड है, 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, रेशियो मेथड। मैं आगे इसकी टेस्टिंग का आगे आएगा यहाँ पे, वो मैं आगे चल के आपसे बात करूँगा। इसे अगर आपकी अर्थ प्लेट है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स के हवाले से आपको ये फार्मूला है, आपको ये उससे में निकाल सकते हैं। टाइप ऑफ सॉइल, बरीड, अब ये फाउंडेशन अर्थिंग की कुछ बात है, बरीड अराउंड द बिल्डिंग विद एक्सकवेशन, ये फाउंडेशन अर्थिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ से। अर्थिंग रोड का साइज क्या होना चाहिए और इनके दरमियान डिस्टेंस 4L के करीब होना चाहिए यहाँ पे। ये सारी चीज़ आप कंप्लाइंस अगर करेंगे तो आपकी सेफ्टी होगी, नहीं तो नहीं होगी यहाँ पे। इसी तरह अर्थ प्लेट का, रेक्टेंगल प्लेट का साइज कितना होना चाहिए, ये आपने ये देखें 2 मिलीमीटर की थिकनेस प्लेट होनी चाहिए, ये अगर प्लेट का। लेकिन अब आजकल रॉड डाल रहे हैं वर्टिकल प्लेट, ये वर्टिकल प्लेट का रॉड डाल रहे हैं। और मेजरमेंट ऑफ अर्थिंग इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, ये आपको मैं अभी इसका एक 62% मेथड है, उसकी मैं बात करूंगा आपसे, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा किस तरह चेक किया जाए। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से भी काम कराते हैं तो उससे बोले कि इसका एस कर्व बना के दे, जो मैं अभी ड्राइंग में अभी आपको आगे चल के अर्थ रजिस्टर बताऊंगा। और ये तो पहली है, तो लिमिट वोल्टेज कॉज बाय लाइटनिंग, अगर आसमानी बिजली के अगेंस्ट अगर हमें प्रोटेक्शन करना है तो इसमें NFPA 780 और 62305 IC का कोड है, या BS का कोड है, EN का कोड है वहाँ पे। और उसमें जो आसमानी बिजली है उसकी पोटेंशियल को लिमिट करना है अंडर नॉर्मल कंडीशन और टू फैसिलिटेट द ऑपरेटिंग OC। मेनली चीज़ ये है कि अर्थिंग का काम क्या है, अगर आपकी इम्पीडेंस बढ़ जाएगी तो OC ऑपरेटिंग आपका जनरल डिवाइस ट्रिप नहीं करेगा और आपको प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे। अगेन recognize the difference between grounding electrode conductor size and equipment grounding conductor size, which is size according to the rating of overcurrent protection device। ये वही मैं अभी आपको बताऊंगा कि इसकी 3 कंडीशंस हैं। अगर ये शायद, हाँ ये आगे स्लाइड आ गई है, आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। ये देखें, एक तो अगर आप P कंडक्टर अगर आपने साइज निकालना है तो ये S है, कंडक्टर साइज है, और ये है √I²SC, ये शॉर्ट सर्किट करंट है, T/K। मैं अब उस स्ट्रिप के साइज पे नहीं जा रहा, स्ट्रिप का साइज भी मिल जाता है आपको, लेकिन मैं कंडक्टर साइज की बात कर रहा हूँ। K है, कांस्टेंट है, जो आपके जाने कहते हैं PVC केबल के लिए 143 है, और PVC केबल की 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और XLT केबल के लिए 176 है। तो ये अगर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैकेनिकल डैमेज है तो मिनिमम 16 मिलीमीटर का होना चाहिए कॉपर T का कंडक्टर। अगर प्रोटेक्शन है तो भी आप कंडक्टर साइज में आप निकाल सकते हैं। अगर आपको उस एरिया का शॉर्ट सर्किट करंट आपको नहीं पता, शॉर्ट सर्किट करंट पता है तो आप ये A फार्मूले से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर शॉर्ट सर्किट करंट आपको नहीं पता तो कोड आपको अलाउ करता है कि अगर 16 मिलीमीटर का अगर कंडक्टर साइज आपने डाला तो जो फेस कंडक्टर का साइज, अगर आपका फेस का कंडक्टर 16 मिलीमीटर से कम है तो जो 4 मिलीमीटर का केबल है तो अर्थिंग कंडक्टर भी 4 मिलीमीटर का होना चाहिए। अगर आप फेस का कंडक्टर साइज 16 और 35 के दरमियान है तो मिनिमम 16 मिलीमीटर का होना चाहिए। और अगर आपका कंडक्टर फेस कंडक्टर का साइज 35 से ज्यादा है तो आपका कंडक्टर है हाफ ऑफ द फेस कंडक्टर। और इसमें करेक्शन ही हो जाता है कि हार्मोनिक लेवल अगर आपके यहाँ ज्यादा है तो कंडक्टर साइज, फेस कंडक्टर और इसका बाद का चॉइस भी हो जाता है, न्यूट्रल के कंडक्टर के साइज को या अर्थिंग कंडक्टर के साइज को बढ़ा दिया जाता है वहां पे, अगर एरिया में हार्मोनिक्स अगर आपके ज्यादा है। अगर आपका जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आजकल बहुत ज्यादा जोर है तो उसमें हार्मोनिक्स बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसी तरह बॉन्डिंग कंडक्टर के साइज भी कोड के मुताबिक ये है कि अगर न्यूट्रल कंडक्टर का 35 मिलीमीटर है तो 10 मिलीमीटर है, और 95 मिलीमीटर का ओवर 150 में 50 मिलीमीटर बॉन्डिंग कंडक्टर्स का।
मतलब एक अर्थिंग जा रही है, बराबर में 2 जंक्शन बॉक्स अगर लगे हुए हैं या 2, तो उसके दरमियान बॉन्डिंग करने के लिए, अर्थिंग के लिए ये साइज है जो आपका मिनिमम साइज जरूरी है वहां पे। हैवी अगर आप लगा देंगे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर आप इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाएंगे, कॉस्ट भी कम है और आपकी प्रोडक्शन भी ज्यादा बेहतर काम करेगी, ऑपरेट करेगी यहाँ पे। अब ये देखें, ये भी एक स्लाइड है जिसके अंदर मैंने पूरी कम्बिनेशन दे दी है इसके अंदर सारी, और ये आपको गूगल वगैरह में भी बहुत सारी मिल जाएंगी, यहाँ पर ड्राइंग है, लेकिन एक समझने की बात है। ईसीपी बार है इसके अंदर, जैसे ये ईसीपी बार लगी और वहां से ग्राउंडिंग की आपने, जिसको हम एक ईसीपी बार जहाँ तक जाती है वो ईसीपी बार पे जाती है, इसी बार से फिर डिफरेंट सेक्शन पे। अब ये बॉन्डिंग कंडक्टर का भी इसके अंदर आपके दिया हुआ है, यहाँ पे देखें ये पाइप जा रहा है, साथ बराबर में दूसरे पाइप है, उनके आपस में जो आइटम 4 है ये प्रोटेक्शन बॉन्डिंग कंडक्टर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर यहाँ पे। ये सारी बहुत डिटेल में जो अभी तक मैंने जितनी बात की है। अब ये कंडक्टर जो है ना, प्रोटेक्टिव कंडक्टर डिफरेंट टाइप्स के, अब आपकी सिलेक्शन है कि किस तरह आप इसको सिलेक्ट करेंगे, गाइडलाइंस दी हुई हैं आपको। ये वही जो मैंने अभी आपसे बात की है वहाँ पे ये कर सकते हैं। न्यूट्रल कंडक्टर के साइज के ये डिफरेंट साइजेस हैं, मैं इसमें अभी मतलब ये आप इसमें सिलेक्शन कर सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन सिस्टम को खुद डिज़ाइन करने की कोशिश करें यहाँ पे। इसी तरह एक ईएमसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस की गाइडलाइंस हैं, EN 501742 है और EN 5010 TNS सिस्टम करता है। और इसमें अगर आप यहाँ देखें, एक ये इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बहुत खास तौर पे कि अगर आपकी जो अर्थिंग होनी चाहिए ईसीपी बार से डिफरेंट इक्विपमेंट को जानी चाहिए, ये और पोटेंशियल डिफरेंस आपका जो एंड पे है उसका 0 होना चाहिए नॉर्मली रिक्वायरमेंट, आइडियली तो यही है, नॉर्मली 0 नहीं होता। इसलिए न्यूट्रल टू ग्राउंड पोटेंशियल को अगर आप देखें तो जितने अभी फॉरनर्स भी आते हैं वो पहली चीज आके किसी मशीन को कमीशन करने से पहले न्यूट्रल ग्राउंड पोटेंशियल चेक करवाते हैं। अगर आपका ग्राउंडिंग सिस्टम सही नहीं है तो वो उसको कमीशन ही करेगा जमीन को। और बाद अगर हमारे यहाँ ज्यादातर प्रैक्टिस ये है कि ये वो लगा देते हैं, आपके जंपर लगा देते हैं, एक मशीन से दूसरे मशीन में जंपर लगा देते हैं जो बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसमें न्यूट्रल ग्राउंड पोटेंशियल इंक्रीज कर जाता है जिसमें फिर आपका स्ट्रेट करंट आपका फ्लो करता है और वो आपको नुकसान पहुंचाता है वहां पे। तो ये नॉर्मल हमारे जो प्रैक्टिस है यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स करते रहे वो आपका यही सीधा जंपर लगा के काम चला रहे हैं, जो नहीं है। कॉस्ट बढ़ती है अगर आप इंडिविजुअल कंडक्टर लेके जाए ईसीपी बार से, तो वो जरा एक मसला है, वहाँ पे कॉस्ट बढ़ती है। तो क्लाइंट कहता है कि जी कॉस्ट पर बड़ा कम करो, तो वो इस तरह की ग्राउंडिंग और इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टेड ऑफिस से अप्रूवल भी ले लेते हैं कि हाँ जी सही है, सही है, सब कुछ सही है। तो बेसिकली तो आपने ये देखना है कि आपकी सेफ्टी, आप अपनी सेफ्टी कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को मुतमईन नहीं कर रहा, आप अपनी जो है ना क्या कहते हैं अपनी सेफ्टी करें, अपनी मशीन की सेफ्टी करें, अपने इंसानों की सेफ्टी करें, अपनी बजाते खुद अपनी सेफ्टी करें। उसके लिए करेक्ट अप्रोच एज पर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड एंड कोड्स ये होना चाहिए। ब्रेकर का सिलेक्शन लोग गलत करते हैं, मतलब ये कि ये आपको ये गाइड करेगा। इसी तरह ये देखें अगर आपने आर्च बनाई हुई है तो उनके दरमियान 3L 4L भी कहते हैं, 3 मीटर भी का डिस्टेंस होना चाहिए। लोगों ने, मैंने यहाँ पे देखा प्लांटों के अंदर एक क्यारी आई है, जगह नहीं है, तो एक ही क्यारी में 6-7 पिटें साथ साथ बना दी और समझे हैं कि ये 6-7 पिटें बन गई हैं। ये अप्रोच ही गलत है। ये इनके दरमियान इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि उसके हेमिस्फीयर में ना आ सके जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, नहीं तो आपका अर्थ इलेक्ट्रोड डिस्टेंस गलत आएगा। वो अभी आपको टेस्टिंग में जाऊंगा तो वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये एक इंस्टॉलेशन का बिल्कुल एक तरीका, साफ तरीका है किस तरह के आप कंडक्टर को ऊपर लेके जाएं वहां पे। ये बॉन्डिंग कंडक्टर के कनेक्शन दिए हुए यहाँ पे। इसी तरह एक और आप चीज याद रखें कि जितने मेटालिक पार्ट जो कंडक्टिंग हो सकते हैं लेकिन उसमें करंट फ्लो नहीं करा, जिसमें एक एग्जांपल केबल ट्रे की भी है, तो उनकी अर्थ की कंटिन्यूटी पर ये जंपर लगाए हुए, उनकी भी अर्थिंग बड़ी जरूरी है ताकि एक्सीडेंटल करंट उसमें जाए तो जल्दी से जल्दी आपकी ओपीडी ऑपरेट कर जाए। ये बहुत जरूरी है। ये देखें अर्थिंग को इसको अर्थ किया हुआ है और जहाँ जॉइंट आ रहे हैं केबल ट्रेस के वहाँ जंपर लगाया हुआ है। और नॉर्मली मैंने तो यहाँ देखा है कि लोग लगाते ही है, ऐसी नट बोल्ट लगा दिया। नट बोल्ट में गैस्केट्स होती हैं और वो जो है अगर वेल्डिंग में नहीं है गैस्केट्स है तो वो जो है ना पे कंटिन्यूटी, अर्थ की कंटिन्यूटी बाईपास हो जाती है। जो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ, आपके जो हाथ चौकी के जिसका मैं हवाला दे रहा था कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया कि जहाँ 240 के केबल 2 लग रहे थे वहां पे 6 मिलीमीटर का केबल लगा दिया
लोग तो ये समझते हैं जमीन में केबल गया और गए, और उस 6 मिलीमीटर के केबल में जनरेटर में स्पार्क हुआ, स्पार्क ने आग लगा दी। उसमें क्या हुआ कि वो तो फ्यूज क्या माइक्रो सेकंड में ब्लो कर गया, कंडक्टर माइक्रो सेकंड में ब्लो कर गया, और वो जो है ना क्या कहते हैं वहां बिल्कुल जो है ना उसके ऊपर मतलब ये कि पूरी फैक्ट्री में आग लग गई। कंडक्टर साइज प्रॉपर नहीं था, वो तो बिल्कुल ब्लो कर गया, तो पूरी फैक्ट्री में आग लग गई वहां पे। आप ये देखें ये यूपीएस के लिए किस तरह कनेक्शन, हाँ ये देखें ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब एक पैनल है, ये एमरल्ड 1100 की बुक से लिया गया। अब इसमें आप ये देखें कि अलग अलग जितने कंपार्टमेंट्स हैं पैनल के अंदर, उनको नीचे ईसीपी बार से अलग अलग कंडक्टर का साइज लेके गया हुआ है। तो साइज आपको वही अर्थिंग कंडक्टर के जो मैंने फार्मूला भी बताया, स्टैंडर्ड भी बताया, उसी हिसाब से आपने साइजिंग करनी है उसकी, और ये कंडक्टर की अलग अलग अर्थिंग होगी। इस तरह नहीं होगा कि आप एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में आप वो लगाते चले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब ये देखें ये भी डिफरेंट है, यहाँ पे ये वही है। एक और है, एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग भी करते हैं, जो अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। अब बहुत ही अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट में, तो ये स्पेशल जो है टाइल्स हैं जिसके अंदर कार्बन अंदर होता है और नीचे पूरी स्ट्रिप बनी होती है कॉपर की। तो आपकी लैब है या बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक सेंसिटिव इक्विपमेंट है, स्टैटिक चार्जेस के अगेंस्ट एंटी स्टैटिक फ्लोरिंग भी अगर आप कर सकते हैं प्रोटेक्शन के हवाले से। ये डिफरेंट अर्थिंग अरेंजमेंट्स हैं, और ये देखें ये बहुत अच्छी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राइंग है, और ये भी मैंने एमरल्ड 1100 बुक से लिया है। आप देखें ये एक बड़ा एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि सिस्टम अर्थिंग अलग होनी चाहिए और इक्विपमेंट अर्थिंग अलग होनी चाहिए। आपका एनईसी कोड कहता है कि इक्वी पोटेंशियल करने के लिए पूरे प्लांट पे बॉन्डिंग करके सबको इक्वी पोटेंशियल किया जाए, और हमारे यहाँ इंक्लूडिंग कंसल्टेंट और इंजीनियर्स वो कहते हैं कि सिस्टम अर्थिंग अलग हो और इक्विपमेंट अर्थिंग अलग हो। तो ये जन क्या कहते हैं सही नहीं है। और यही है कि यहाँ जनरेटर जो आते हैं ना उसके अंदर जंपर लगा होता है, जो बाहर से जंपर है, जो नीचे टैंक लगा मेटालिक टैंक है, और उसके अंदर जाने क्या कहते हैं जंपर लगा होता है, ये निकलवा देते हैं। और अगर आप ये देखें एक इंस्ट्रक्शन होती है कि जनरेटर भी अगर आप अपनी सोर्स रखना है तो उसके नीचे इंसुलेटेड रबर के बुशेस लगे होते हैं, ताकि उसको जमीन से आइसोलेट किया जाए, उस बेस को जमीन से आइसोलेट किया जाए और पूरा इक्वी पोटेंशियल हो जाए। अब इस स्लाइड में अगर आप देखें जितनी भी टाइप की अर्थिंग है, प्लांट की लाइटिंग प्रोटेक्शन पे भी ये ऑप्शनल होता है। NFPA 780 में अगर आप जाएं ये ऑप्शनल होता है, लेकिन ये कि जहां जहां भी अगर आपने ये चाहिए आपको, तो आप मतलब ये कि ये जो है ना आपको उसमें इक्वी पोटेंशियल करने के लिए, ताकि पूरे प्लांट पे इक्वी पोटेंशियल हो। और ये इस तरह की मतलब ये कि ये ड्राइंग आपकी बड़ी एग्जांपल आपके सामने ड्राइंग है, आप किसी से बहस, लेकिन मसला ये है कि लोग जो है ना ये देखें डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। मैं यहाँ पे ये देखें, अब ये इस तरह का इलेक्ट्रोड अर्थिंग EMC डिस्टर्बेंसेस बहुत हो जा सकती है। सर्ज अरेस्टर का अर्थिंग अलग कर दी है, इलेक्ट्रिकल अर्थिंग नेटवर्क। अब ये हमारे यहाँ बड़ा है कि क्लीन और बैड अर्थिंग कहते हैं, ये भी गलत है। तो क्लीन अर्थिंग और इलेक्ट्रिकल अर्थिंग और सर्ज अरेस्टर की अर्थिंग को अलग अलग करके किया हुआ है, जमीन पे अलग अलग डाला हुआ है, जो अलाउ नहीं इक्वी पोटेंशियल करने के लिए आपको जाना कि इस तरह की अर्थिंग चाहिए। मैं ये तो वही जनरेटर वाली मैं पोटेंशियल जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये अर्थिंग चाहिए, ये नहीं अर्थिंग चाहिए। अलग अलग जो किया ये अलाउड नहीं है। मतलब ये कि आपको जो सिस्टम में लगाना है ये है जो इक्वी पोटेंशियल में मैंने कहा है, मल्टीपल इंटरकनेक्शन अर्थ इलेक्ट्रोड्स इस तरह होना चाहिए, इनकी बॉन्डिंग होनी चाहिए आपके सामने, यहाँ पे पूरे नेटवर्क में बॉन्डिंग होनी चाहिए। और कोड भी यही कहता है आपसे, आप किसी भी बुक में चले जाएं, आप गूगल पे चले जाएं, आप विकिपीडिया पे चले जाएं, सारी यही बातें करते हैं वहाँ पे। तो इसमें मतलब ये कि NEC की कोड तो बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है, और BS के कोड भी बहुत अच्छी, जो अब उसका नाम चेंज हो गया BS 7671 का, जो पाकिस्तान में बहुत फॉलो होता है, वहाँ पे आप उसमें जाएंगे तो ये सारी चीज़ें वो यही बताएगा आपको यहाँ पे। और ये देखें तीसरी चीज़ एक और है जो ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारी पूरी यूटिलिटी कंपनी से मेरी बहुत बहस चल रही है और चल चुकी भी है कि जो पिछली बारिशों में बंदे मरे हैं और अभी भी बारिशों में बंदे मरे हैं, वो ये ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन के ना लगे हुए की वजह से है। बात ये है कि अगर लगे भी हैं तो डिस्कनेक्टेड है, डीएक्टिवेटेड है, और अगर लगे भी नहीं हुए, प्रॉब्लम क्या है
अगर आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो एक प्रोटेक्शन सिस्टम में आपकी ओवरलोड प्रोटेक्शन होती है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन होती है, जिसमें थर्मल प्रोटेक्शन है, और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन मैग्नेटिक प्रोटेक्शन कहलाती है। और उसके बाद लीकेज प्रोटेक्शन एक और बहुत जरूरी है। इसमें एक चौथी चीज भी आर्क फ्लैश एनालिसिस, वो मैं भी आगे आके आपको वही बताऊंगा। प्रोटेक्शन के हवाले से अपने आपने ग्राउंड फॉल्ट, जो लो मैग्नीट्यूड फॉल्ट करंट्स है जैसे लीकेज करंट है, तो वो वोल्टेज फॉल्ट करंट से बहुत कम होता है, लेस देन तकरीबन 1 एम्पियर होता है। और आर्क एनर्जी रिलीज एट द पॉइंट ऑफ फॉल्ट कैन कॉज मच डैमेज एट एनी रिजल्ट फॉर इट इज हाई इम्पीडेंस फॉल्ट ड्यू टू रेजिस्टेंस एंड द इम्पीडेंस ऑफ द रिटर्न पाथ। द नेचर ऑफ लो लेवल आर्किंग ग्राउंड फॉल्ट मेक इम्प्रैक्टिकल देयर डिटेक्शन बाय ट्रेडिशनल। लोग समझते हैं ब्रेकर लगा दिया है, अब मेरी प्रोटेक्शन हो गई, किसी किस्म का भी करंट आएगा, जो लीकेज करंट है उस लेवल, उसका मैग्नीट्यूड उस लेवल तक नहीं पहुंचता कि जो शॉर्ट सर्किट की ट्रिप कर सके। उसके लिए आपको स्पेशल ये ग्राउंड फॉल्ट रिले लगाने पड़ते हैं, या आरसीडीज या ईएलसीबीज जो आजकल अवेलेबल भी है। मतलब ये कॉस्ट बढ़ती है तो ये ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन है। इसमें 3 है, जीरो सीक्वेंस मेथड, सोर्स ग्राउंड करंट फ्रॉम मेथड, और रेजिडुअल कनेक्शन मेथड। और ये सोर्स में देखिए कहाँ का लगाया जाए, एसजीआर, आरएस, एसजीआर कहाँ का लगाए, उसकी मैं पिक्चर अब आपको आगे दिखा देता हूँ यहाँ पे टाइम करंट सिलेक्शन, जोन सिलेक्शन में। और ये अगर आपको, ये मैं आपको एक मिनट, ये देखें, अब ये ड्राइंग है, जीरो सीक्वेंस मेथड कहलाता है। इसमें पूरे बंच को आप एक सीटी से लगा के, और ये केसी के नेटवर्क में मैंने देखा है, यूटिलिटी कंपनी के ना प्लांटों पे देखें, अगर आपका टीटी सिस्टम है तो उसमें तो मैंडेटरी है ये लगाना। अगर आपकी लाइटिंग डिब्बी है तो उसमें 30 मिलियम्स का ये लगाना जरूरी है। लोग कहते निकाल देते हैं, कहते हैं ये ब्रेक। मैं नहीं कहता कब कंप्लायंस, आप मतलब आपकी वायरिंग अगर अंदर से गड़बड़ है तो ये बार बार ट्रिप करेगा, लीकेज करंट एक लेवल से ट्रिप करेगा। ये एटीट्यूड हमारा नहीं होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे बहुत सारा है कि माए भी ये कहती है कि ये स्विच में हाथ लगाएगा बच्चे को तो करंट लगेगा तो ये खुद ही समझ जाएगा। हमें तो पहले से प्रोटेक्शन करनी चाहिए, और प्रोटेक्शन प्रॉपर तरीके से, कंप्लायंस एज पर स्टैंडर्ड, ये सारी कंप्लायंस होनी चाहिए इसके अंदर। यहाँ पे ये बहुत ही जरूरी है वहां पे। अब ये जीरो सीक्वेंस मेथड है। उसके बाद आगे आप जाएं तो सोर्स ग्राउंड करंट मेथड है। डिफरेंट एप्लीकेशन में डिफरेंट, अब इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी डिटेलों में जा सकें। ये देखें, अब ये न्यूट्रल में उन्होंने वो लगा दिया वहां पे। और ये रेजिडुअल कनेक्शन मेथड है ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्शन के लिए। अब मुझे आप ये बताएं कि यूटिलिटी कंपनी प्रोटेक्शन कर रही है टीएनसी सिस्टम पे कहाँ लगे हुए। मैंने एक आध पिक्चर में देखा भी है, मतलब वो अगर वो मतलब वो रिंग मेन यूनिट के साथ सीटियाँ लगी हुई हैं, लेकिन उसका कनेक्शन आगे नहीं है। अगर वो है, मैं नहीं कुछ कह सकता, उसकी डिटेलिंग में इसको प्रॉपर डेप्थ में जाके सिलेक्शन करना चाहिए। और कनेक्शन, आपका पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम डिस्ट्रॉयड है, पूरी के इलेक्ट्रिक, इतना पैसा आप खर्च कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, तो उसका पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम की अगर बात करें तो वो आपका बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है और ऑपरेट नहीं करा। इसलिए बंदे इस बारिश में भी, पिछली बारिश में भी स्टेप वोल्टेज और टच वोल्टेज दोनों से मरे। ये कहने से मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती कि घर की वायरिंग खराब है इस वजह से मरे। घर की वायरिंग का अप्रूवल भी इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस देता है, तो अगर उसमें खराबी है तो जिम्मेदार कौन है? ये जो रेगुलेटरी बॉडीज है या प्रोफेशनल बॉडीज भी जितनी है, हम सब जिम्मेदार हैं इसके। एक बंदे का मरना भी, क्यों नहीं पंजाब में तो ज्यादा नहीं मर रहे, कराची में ज्यादा बंदे मर रहे हैं, और बाहर यूरोप वगैरह में तो बंदे मरते नहीं है। इस तरह इलेक्ट्रिक शॉक से बंदे का इस तरह मरना अपनी गलती से हो सकता है कि मैं अपनी गलती से कोई प्रोटेक्शन नहीं कर रहा और बंदा मर जाए, लेकिन इस तरह बारिशों वगैरह में वहां बंदे मरते नहीं है। तो जब प्रोटेक्शन ही आपने नहीं लगी, प्रोटेक्शन ऑपरेट ही नहीं करती। मैंने तो कभी नहीं देखा कि किसी पर ट्रांसफार्मर की भी ओवरलोडिंग पे भी प्रोटेक्शन ऑपरेट की हो, तो उसमें तो शॉर्ट सर्किट भी है। शॉर्ट सर्किट का लेवल ही लोगों को नहीं पता। और अगर आप जाए इंजीनियरों से पूछें, मेरे जैसे बुढ़े इंजीनियरों से पूछ ले, तो उनसे पूछे कि आपका आर्थिक सिस्टम क्या है, तो वो भी हमें नहीं पता होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ। और केसी का 11 केवी के नेटवर्क पे तकरीबन 20,000 एम्पियर का शॉर्ट सर्किट लेवल जो जोन की करते हैं, अच्छी कंपनियां करती हैं, मल्टीनेशनल यहाँ पे कर रही हैं, और 11 केवी के नेटवर्क पे। अब ये डिफरेंट जोन के हिसाब से इसकी प्रोटेक्शन लगनी चाहिए। अब मुझे अर्थ लीकेज का, तो मुझे तो कराची की यूटिलिटी कंपनी में कहीं पे भी, इवन घरों पे नहीं लगाते, घरों पे बार बार ट्रिप करता है, तो वो सेफ्टी मैं नहीं समझता कि हम किस तरह सेफ है। तो घरों पे भी अगर मैंडेटरी है कंप्लायंस के मुताबिक
आईईसी के कोड के मुताबिक, तो आप उस पर लगाएं, क्यों नहीं लगा रहे? घर पे भी लगाएं, ये भी गलत लगे होते हैं। इसमें ग्राउंड प्रोटेक्शन ऑफ 3 वायर सिस्टम, रेजोनेंट सेंसिंग में 4 वायर सिस्टम की कनेक्शन दिया। अब अगर मैंने अर्थिंग सिस्टम चाहे घर पे भी लगाई है, चाहे प्लांट पे भी लगी है, चाहे यूटिलिटी कंपनी भी लगी है, उसकी कमीशनिंग कैसे हो? कमीशनिंग में ये बड़ा जरूरी है। Essential for new earthing system is to validate the design installation process. Commissioning will determine the earthing system initial compliance and set a baseline for ongoing supervision. In most cases, the result of commissioning is measured in terms of voltage and current rather than solely resistance. अगर आपके अर्थ टेस्टर है तो वो इनको कैलकुलेट करके डायरेक्ट अर्थ रेजिस्टेंस दे देते हैं। There are 6 core activities that are required to be considered in commissioning of the earthing system. आप अपने कॉन्ट्रैक्टर की गर्दन पकड़ लें अगर आपने अर्थिंग सिस्टम को लगाया है, उससे बोलें ये चीजें पूरी मुझे करके दे। पहली कोर एक्टिविटी है विजुअल इंस्पेक्शन, उसके बाद सेकंड है कंटिन्यूटी टेस्टिंग, थर्ड है अर्थ रेजिस्टिविटी टेस्टिंग, जिसमें इंजेक्शन पर टेस्टिंग करें, अर्थ पोटेंशियल राइज करें, आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, और करंट डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट, ट्रांसफर टच एंड स्टेप वोल्टेज टेस्टिंग, ये सारी एक्टिविटीज वो करके दे। अगर नई अर्थ पिट आपके साथ बनाना चाहो उससे या पहले एग्री कर ले, खाली अर्थ गड्ढा खोद के और रॉड लगा के और मैं केबल लगा दूं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरा तो प्रोटेक्शन सिस्टम ऑपरेट करना चाहिए वहां पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कराची में देखा है 99% लोग गलत तरीके से टेस्टिंग करते हैं, और हम भी करते थे पहले। सिंपल, बस वो पहले हाथ वाला मैगर होता था, उससे पोटेंशियल देख के और जो रिजल्ट आई 1 सेकंड में भी रिजल्ट। अब ये आपको बताता हूँ कि ये पोटेंशियल भी देना होता है, इसमें कई चीजें हैं, अगर आपके सामने अभी आती जाएंगी आप उसमें खुद ही देखते चले जाएं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये जिस एरिया में भी अगर आप अर्थ रेजिस्टेंस की टेस्टिंग करें तो सॉइल रेजिस्टिविटी का आइडिया होना चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप के सॉइल्स हैं, उसकी रेजिस्टिविटी, जारी बात है जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतना आपका फॉल्ट करंट कम होगा। फॉल्ट करंट कम होगा तो आपकी प्रोटेक्शन, इसी हिसाब से आपकी प्रोटेक्शन भी डिजाइन होनी चाहिए पीछे। या आपको यार जैसे आजकल ग्रीन अर्थिंग के कंसेप्ट है, उसमें केमिकल डाल देते हैं तो अर्थ के कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस को। इसमें मेरा एक सवाल आपसे ये भी, खाली इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस की क्यों बात करते हैं? मतलब अब तो वो पूरी लूप की बात क्यों नहीं करते, लूप इम्पिडेंस की बात क्यों नहीं करते? वो मैं बताऊंगा आपको कि इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फार्मूला रेजिस्टेंस क्या है, रो इंटू एल बाई ए। तो जब अर्थ का एरिया बढ़ जाता है, मतलब मैं 50 फीट दूर या 100 फीट दूर या 200 फीट दूर एरिया बढ़ जाएगा, तो आपका इस कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जो अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस नियरेस्ट है, जहाँ हायर रेजिस्टेंस आगे रेजिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। इसलिए हम एम्फसाइज करते हैं कि अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस की बात करें यहाँ आपके ऊपर। इसी तरह मॉइस्चर कॉन्टैक्ट की बात है, आप देखें बातों का इसमें बार बार अर्थ की में कहते हैं मॉइस्चर, तो जैसे जैसे मॉइस्चर कॉन्टैक्ट बढ़ेगा आपकी अर्थ रेजिस्टेंस भी रेजिस्टिविटी कम होती जाएगी। और टीटीएस सिस्टम में तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपकी अर्थ रेजिस्टिविटी कम से कम रखी जाए। इसी तरह टेम्परेचर का इम्पैक्ट रहता है, अगर आपका माइनस हो, जब मरी वरी में अगर आप जाए तो वहाँ पे जब बर्फबारी होती है तो सॉइल रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। ये सारे फैक्टर्स, और रेजिस्टिविटी वेरी भी करती है मौसम के हिसाब से। तो ये फैक्टर करके आप साल ब साल उसकी चेकिंग करें कि इस वक्त इसमें क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, या आप ये देखें ये मौसम के हिसाब से सॉल्ट, और इसमें जो केमिकल डालते हैं कि सॉल्ट में आप इसमें ये सॉल्ट डालते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डालते हैं, जो केमिकल आजकल मिल रहे हैं वहाँ पे वो डाल देते हैं, तो रेजिस्टिविटी आप इससे कंट्रोल हो जाती है, कम हो जाती है। तो सॉल्ट जितना भी डालेंगे आप ये देखें आपकी रेजिस्टिविटी इसमें कम होती जाएगी। और ये मौसम के हिसाब से है कि आपका ये कर्व वेरी करता है, कभी सॉइल रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, कभी सॉइल रेजिस्टिविटी कम हो जाती है यहाँ पे। अब ये देखें सॉइल रेजिस्टिविटी का टेस्टिंग करनी है तो इसका ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसका वेनर फार्मूला ये कहलाता है, और इसका जो है 2πAR। अगर आपने सॉइल रेजिस्टिविटी मेजर करनी है तो आप 2πAR से इसको मेजर कर सकते हैं। सिंपल 4 पॉइंट का आपको अर्थ टेस्टर चाहिए, 4 पॉइंट का, और उस 4 पॉइंट के अर्थ से आप ये देखें, इस एग्जाम्पल में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन है। 4 इलेक्ट्रोड, जिस एरिया का आप करना चाहते हैं 4 इलेक्ट्रोड आपको लगा देंगे, और उसका रेजिस्टेंस देखने का ये पूरी एग्जाम्पल भी आपको दी है। तो जितना डेप्थ होगी 15 फीट 450 सेंटीमीटर, तो आप जो रॉड लगाएंगे वो उसी डेप्थ का नीचे आपका इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस बता देगा। फिर उसके बाद अगर आपको सॉइल रेजिस्टिविटी पता है
तो आपको जो है ना क्या कहते हैं, एक नोमोग्राम है, ये देखिए सॉइल रेजिस्टिविटी हमने निकाल ली, अगर आप इसको देखेंगे, और आपका ये देखिए ग्राउंड इलेक्ट्रोड्स, और ये वही बात है जो मैंने आपसे की है आपके यहाँ पे, और रेजिस्टेंस आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस फार्मूले से जो आपके इसके अंदर दिया हुआ है वहां पे। मैं अब ये नोमोग्राम दिखाता हूँ, ये भी गूगल पे अवेलेबल है। आपको सॉइल रेजिस्टिविटी पता है तो आप डेप्थ निकाल सकते हैं कि मुझे कितना डीप जाऊं तो मुझे इतना अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस मिलेगा। वो डीप डेप्थ निकालने के इस नोमोग्राम में पूरा नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप उसके हिसाब से ये चल सकते हैं। यहाँ पे बहुत आराम से आपकी, मतलब अगर कोई पिंड बनवा रहे हैं तो डेप्थ का सॉइल रेजिस्टिविटी पे डिपेंडेंट होकर आपको पता होना चाहिए। बाकी तो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करते हैं, जी आप 15 फीट लगा लें आपको खत्म हो जाएगा। हिट एंड ट्रायल का मतलब ये कि जब वो लगा ले उसके बाद फिर आप टेस्टिंग करते रहें, तो फिर वो आपसे कहेगा कि नहीं आपका ज्यादा आ रहा है, आप पैरेलल में और इलेक्ट्रोड लगाएं, आपकी कॉस्ट और बढ़ाएं। तो पहले से ही आप सेलेक्ट कर लें। इकोनॉमिकल सोल्यूशन तो ये है कि आपको पहले से डिजाइन करके उसकी डेप्थ निकाल लें यहाँ पे। नहीं तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रोड को कहेगा 4 पिटे बनाओ, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपका पत्थर है, फलाना है, सॉइल रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो वो उसने इतना डीप दिया ही नहीं, या केमिकल गलत है, केमिकल खराब है, इसकी सॉइल रेजिस्टिविटी, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। जब मुझे पता नहीं होगा तो मैं जाने क्या कहते हैं यहाँ पे इसको कुछ पता नहीं होगा यहाँ पे बिल्कुल ही आपको। अब ये आप देखें ग्राउंड रिजल्ट टेस्टिंग का प्रिंसिपल का, ये देखें ये 62% मेथड है। अब आप एक इलेक्ट्रोड जिसको उसको प्लांट से आइसोलेट कर देंगे और एक को फिक्स कर देंगे और एक सेंटर में लगाएंगे जिसके आप आगे पीछे रिमूव करेंगे, और उसकी 8-10 रीडिंग लेनी है आपने, एक रीडिंग नहीं लेनी है। इसकी 8-10 रीडिंग देख के अगर इलेक्ट्रोड बहुत करीब चले जाएगा तो रेजिस्टेंस इस तरह राइज करेगा। अगर आप जितना उस इलेक्ट्रोड के करीब जाएंगे तो वहां फिर राइज करना शुरू कर जाएगा। और एक्चुअल आपका अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस वो है जो दरमियान की स्ट्रेट लाइन बन रही है। आप ये ग्राफ कॉन्ट्रैक्टर से जरूर बनवाएं, और NFPA 70B में ये बहुत अच्छी तरह दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप ये उसमें देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली पता चल जाएगा कि ये आप जाने क्या कहते हैं सही कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर को आपको समझाना पड़ेगा। यहाँ पे 99% कॉन्ट्रैक्टर ये ग्राफ बना के आपको कभी भी नहीं देते। तो नॉर्मली ज्यादातर मेथड में ये 62% मेथड, अगर आपने 100 फीट दूर लगाया है, 50 फीट दूर लगाया, उसका 62% पे इलेक्ट्रोड को आगे पीछे मूव करके 8-10 रीडिंग ले, उस रीडिंग का ग्राफ बने, उस ग्राफ के हिसाब से फिर एक्चुअल आप अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये आगे इलेक्ट्रोड स्पेसिंग की, मैश की, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। एक कंटिन्यूटी मेजरमेंट भी आप इससे कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें एक और चीज है जो क्रैम्पॉन टेस्टर की मैं बात करता हूँ, टाइम नहीं है, मतलब ये कि ये पूरी आपको रिकॉर्डिंग जब मिल जाएगी तो ये पूरी प्रेजेंटेशन भी आपकी मिल जाएगी यहाँ पे। ये देखें, अब एक नई चीज एक आई है जिसमें क्रैम्पॉन टेस्टिंग कहते हैं, और उसमें ये हो गया आपको इलेक्ट्रोड नहीं लगाने पड़ते। अगर आपके पास मल्टीपल इलेक्ट्रोड्स हैं, ये क्रैम्पॉन टेस्टर मार्केट में अवेलेबल है, कम्युनिकेशन की कंपनियां बहुत सी इसको इस्तेमाल भी कर रही हैं। उसमें यह है कि प्लांट पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, आप सिर्फ अर्थ है जो पी कंडक्टर है या पेन कंडक्टर है, आप उस पर क्रैम्पॉन टंग टेस्टर की तरह लगा देते हैं, वो आपको रेजिस्टेंस दे देता है। थोड़ा बहुत 4 to 5% जो 62% मेथड से आता है उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है, लेकिन ये है कि एक ऑब्जर्वेशन के लिए और इमीडिएट मेजरमेंट के लिए ये आप क्रैम्पॉन टेस्टर अपने पास रखें। अगर आप प्रोसेस प्लांट पे हैं या किसी प्लांट पे भी हैं, क्रैम्पॉन टेस्टर खरीद लें, मार्केट में अवेलेबल है, इतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 40-50,000 का आपका मिल जाएगा। चाइनीज़ में फ्लूक का लेंगे तो $1500 से $2000 का मिलता है वहाँ पे। ये अगर आप लेंगे तो ये आपको क्रैम्पॉन टेस्टर इमीडिएट, जिसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी अटैचमेंट आ रहे हैं, तो वो अगर आप जितना पैसा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेसी मिलेगी इसके अंदर, इसके हिसाब से यहाँ पे। तो ये अगर आप आगे करते जाएं आपको पता चल जाएगा ये क्रैम्पॉन टेस्टर। ये भी मतलब हमें तो पता ही नहीं था पहले कि क्रैम्पॉन टेस्टर भी कोई चीज़ है यहाँ पे। इसमें इसके मैं अभी अब दिखाता हूँ, ये टेस्ट का एक चार्ट आएगा जिसमें ये डिफरेंट किस तरह करें, और मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ जिसमें डिफरेंट मेथड है। अगर आपको पिट्स का नहीं पता तो पाइप से भी कर सकते हैं। ये देखें, ये NFPA 70B में एक चार्ट है जिसमें आप ग्राफ बना लें, ग्राफ बना के भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट मेथड्स हैं, मैं वो चार्ट ये देखें, डिफरेंट 4 पोटेंशियल मेथड है, स्लोप मेथड है, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, और ये जो है ना पूरा अगर आपको पिट का पता नहीं है तो ये देखें, ये चार्ट है, ग्राउंड टेस्टिंग मेथड चार्ट है, कहाँ का किसकी कौन सी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा
62% मेथड आसान, क्योंकि दूसरों में कैलकुलेशन है। और इसमें ये देखें, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज सारी इस चार्ट के अंदर दी हुई है। ये अगर आप गूगल में भी जाएंगे तो आपको ये चार्ट मिल जाएगा। लेकिन मैं तो अभी सिर्फ एक अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये अगर आप ये कर लें यहाँ पे। और ये हमने एक कंपनी का केस स्टडी किया था जिसमें इस तरह का ग्राफ हमसे बना था, क्योंकि कंडक्टर ने रीडिंग बहुत कम ली थी, ये ग्राफ प्रॉपर से नहीं बन सका, हालांकि उसको समझा के भी हमने। और ये आप इलेक्ट्रोड, उसके बाद अब ये स्टडी ग्राउंडिंग में है। तो मेरे ख्याल में अब मैं अगर क्वेश्चन आंसर सेशन ले लूँ तो बेहतर है। मैं सिर्फ इसको स्लाइड्स को थोड़ा सा आपके साथ दिखा देता हूँ ये थोड़ा सा। अब मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन आंसर सेशन आपसे हो जाए, तो इसमें बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। अगर आपके जहन में कभी कल भी क्वेश्चन आता है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं यहाँ पे, और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो राइटिंग में पहले देख लो कि कोई सवाल है। ये कैसे? मैं कमल ने पूछा था कि यूनिवर्सिटी और एलटी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था, आप अभी बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक के सिस्टम के अंदर रिंगमैन यूनिट के ऊपर सीटीज लगी हुई होती हैं, लेकिन वो ग्राउंडेड नहीं होती हैं। तो अगर तीनों स्पेसेस पे सीटीज लगी हुई हैं और वो ग्राउंडेड है, तो किस तरह से जो है हमारा फॉल्ट करंट जो है वो कम हो जाएगा और रेजिडुअल मतलब हम जो है वो पब्लिक सेफ्टी को इंश्योर करेंगे इसकी वजह से। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि अव्वल तो किसी भी जगह ये जगह ग्राउंड फ्लोर प्रोटेक्शन है लगी नहीं हुई। मुझे किसी साहब ने, हाँ जी, पहले इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं। मतलब किसी जगह भी ग्राउंड फ्लोर प्रोटेक्शन लगी नहीं हुई है। आप ये देखें, अगर आपका यूटिलिटी सिस्टम है तो मैंडेटरी है कि ग्राउंड फ्लोर प्रोटेक्शन लगी होनी चाहिए। यूटिलिटी सिस्टम में किसी जगह अगर मेरे को किसी ने एक पिक्चर भेजी कि जी ये ग्राउंड फ्लोर प्रोटेक्शन लगी हुई है और उसकी सीटियां कनेक्टेड नहीं है, बाद में मुझे पता चला वो रिंग मैन यूनिट है और उसकी सीटियां लगी हुई है। ग्राउंड फ्लोर प्रोटेक्शन में तो कंसेप्ट ही नहीं है कि इलेक्ट्रिक में। मतलब हो सकता है ग्रिड स्टेशन में पावर हाउस में वो लगी हो, लेकिन वो भी देखनी पड़ेगी। लेकिन ये कि मुझे मतलब यकीन है कि यूटिलिटी सिस्टम में आपके जितने पोल लगे हुए, अब नेपरा ने ऑर्डर तो कर दिया कि हर पोल की अर्थिंग अलाउड ही नहीं। मतलब जरूरी नहीं है, इतना इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, आप डिजाइन तो कराए ना उसको। मुझे याद है जब बहुत अर्ली स्टेज पे यहाँ लमायर वाले आए थे और बड़ी ग्रांट दी थी उन्होंने, ये जाना कि फॉरेन कंसल्टेंट ने, कि कराची के आपका इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव किया जाए। आप सेफ्टी की कंप्लाइंस की बात करते हैं, मैं आपको बताता हूं कि 1910 के कोड में लिखा हुआ है कि आपके घर में भी अगर कोई सर्विस कनेक्शन गया हुआ है तो उसके पीछे आपको ब्रेकर लगाना चाहिए के इलेक्ट्रिक का, वो नहीं है। मतलब आपकी कवानीन की कंप्लाइंस तो किसी लेवल पे नहीं है। जिस लेवल पे कहते हैं कि ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्शन लगी होनी चाहिए, वो भी नहीं लगी हुई। आपके हर सब स्टेशन में, हर बिजली स्टेशन में, हर ट्रांसमिशन लाइन पे जो पीएमटी लगा हुआ है या ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पीएमटी लगा हुआ है, उसमें ये ग्राउंड फॉल्ट करंट मैंने आपको 3 बताया, इसके अंदर इतनी डिटेल में नहीं जा सका। 0 सीक्वेंस वाला, सोर्स वाला, मतलब तीनों ये लगे होने चाहिए। मुझे तो एक पिक्चर मिली तो मैं उससे बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा अच्छा, मैंने समझा, किसी ने मुझसे कहा कि ये ग्राउंड फॉल्ट का इंटरप्शन है। अब वो देखा तो उसकी सीटियों का कनेक्शन ही, मैंने कहा ये तो काम ही नहीं करेगा। पता चला वो रिंग मेन यूनिट है, वो ग्राउंड फॉल्ट इंटरप्शन भी नहीं है। मेरे पास पिक्चर अभी भी है, मैं आपको भेज भी सकता हूँ कि मोहल्लों में लगी हुई है कहीं ना कहीं ऐसी पैनल की तरह, मतलब जैसे अगर रिंग मेन यूनिट लगे होते हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट ही नहीं है। अभी भी देखे 100 बंदे मर चुके पिछले साल से और अब साल की बारिश में, लेकिन ये कंसेप्ट ही नहीं है कि जाना क्या कहते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जिसकी कंप्लायंस होनी चाहिए। और अभी भी वही पोलो की अर्थिंग करते हैं, पोलो की अर्थिंग करते हैं। मैंने फिर आपको शुरू से बताया था कि खाली अर्थिंग ही प्रॉब्लम का हल नहीं है। पोलो की अर्थिंग करते हैं, 100% भी अर्थिंग करते हैं। अगर आपने प्रोटेक्शन सिस्टम को एज ए लूप के तौर पे नहीं लिया तो ये बेकार है। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ से यूटिलिटी कंपनी इसकी कंप्लायंस कर ही नहीं रही। जी सर, अर्थ फॉल प्रोटेक्शन इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है एलिमिनेट करने की। अर्थ और ग्राउंड फॉल प्रोटेक्शन सेम है और इधर डिफरेंट है तो बताएं। और क्या कहते हैं, अगर आर्क फॉल प्रोटेक्शन लगा देते हैं, आर्क फ्लैश रिले लग जाती है डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे, तो ये फॉल्ट एलिमिनेट हो सकते हैं पब्लिक सेफ्टी के? नहीं, आर्क फ्लैश का कंसेप्ट अलग है। आर्क फ्लैश में तो ये है कि आपकी सारी प्रोटेक्शन लगी हुई है,
उसके बावजूद भी कोई लूज कनेक्शन से स्पार्क हुआ, और जो है ना आर्क फ्लैश में तो आपकी आर्क एनर्जी और आर्किंग डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करेंगे। NFPA 70E इसका कोड है। आर्क फ्लैश का बिल्कुल एक न्यू अलग कंसेप्ट है। उसमें ये है कि फिर अगर आर्क फ्लैश से मैं प्रोटेक्शन देखें, हर लेवल का प्रोटेक्शन है। ओवरलोड की प्रोटेक्शन है जो थर्मल ट्रिपिंग होती है, शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन है, मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है। अगर करंट आपका लीकेज करंट है तो उसका RCD ELC भी है। उसके बावजूद भी अगर आपको जो है ना क्या कहते हैं, आर्क फ्लैश का कंसेप्ट ये है कि अगर ब्लास्ट हो जाता है उसकी प्रोटेक्शन में फिर वो रेस्ट लेवल कैलकुलेट करते हैं, और इस लेवल के हिसाब से आपको प्रॉपर PPE लेना पड़ता है। वो बहुत एक्सपेंसिव है। मतलब ये कि सब स्टेशन पे वो पड़े होने चाहिए। अगर हाई टेंशन में तो खासतौर पर जगह लाइव पैनल पे मैं एक ट्रॉली को चार्ज कर रहा हूँ, गूगल में भी जाएंगे, बड़ी मिल जाएंगी दुनिया में, इसमें एक्सीडेंट भी होता है। एक VCB ट्रॉली को चार्ज कर रहा हूँ और ब्लास्ट हो गया, तो मेरी वर्दी अगर प्रॉपर नहीं है, सारी प्रोटेक्शन लगी हुई है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आर्क फ्लैश। हाँ, अच्छा सर, ये अर्थ फॉल्ट और ग्राउंड फॉल्ट प्रोटेक्शन सेम है? बिल्कुल। मैं ये बड़ा लोगों का मिसकंसेप्ट है। एक पे किसी टीवी चैनल पे भी के इलेक्ट्रिक के किसी इंजीनियर ने एक्स था, उसने कहा कि ग्राउंड फॉल्ट इसके लिए होती है, अर्थ इसीलिए होती है। ये ग्राउंड और अर्थ एब्रीविएशन सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये तो सबस्टेशंस में लगी हुई होती है। लगी होती है तो ऑपरेट तो करती नहीं, अगर लगी भी होती है तो। देखे कभी आपने कभी इसका इंजेक्शन टेस्ट कराया? I don't know about this. साल ब साल मैं नहीं, आपके लोगों से कई दफा बात हुई है, उन्होंने कहा जी हर हफ्ते वहां पर रिपोर्ट आती है। मुझे आप ये बताएं कितने एक्सीडेंट हुए, कहीं पे ट्रिपिंग हुई है? अभी पिछली जब बारिश हुआ तो मुझे याद है, क्लिप भी है कि शहबाज पे स्टेप वोल्टेज से बंदे मर गए। अगर आप गूगल में जाए, इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं सेफ्टी की कि आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा तो कंसेप्ट ही नहीं है। चाहे आप सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ये सेफ्टी की जितनी इंस्ट्रक्शंस है, आपकी इसकी अवेयरनेस पैदा करना बड़ा जरूरी है। लेकिन ये कि हम अब स्टेप वोल्टेज से भी बंदे मरे हैं, जानवर मर चुके हैं स्टेप वोल्टेज से। पानी में करंट आ गया, पानी में अगर करंट आ गया तो उसमें फिर आगे ट्रिपिंग क्यों नहीं ऑपरेट की? कोई PMT मैंने आज तक नहीं देखा कोई प्रॉपर ऑपरेट करती हो। कोई PMT स्टेप पोटेंशियल को हम अर्थ फॉल्ट, अगर मतलब स्टेप पोटेंशियल मतलब अगर अर्थ फॉल्ट हमारी सही होगा तो स्टेप पोटेंशियल पे भी वो ट्रिपिंग हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? तो ये सारे फॉल्ट जो है वो कहीं के एलिमिनेट हो सकते हैं। हाँ, अगर आपने प्रॉपर डिजाइन के मुताबिक रखा। लेकिन चूंकि ये एक्सपेंसिव है। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने शायद आप के इलेक्ट्रिक में ही काम करती हैं। यस। तो इसलिए मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कि कंप्लायंस की बात कर रहा हूँ। आप स्टैंडर्ड कोर्स की कंप्लायंस कर लें, तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। और नॉर्मली बड़ी लोगों को, हम सबको इंक्लूडिंग मी, ये गलत फहमी थी कि अर्थ कर दिया तो सारी सेफ्टी हो गई। अर्थ तो एक टूल है। ये टूल आपकी ट्रिपिंग मैकेनिज्म को जल्दी ऑपरेट करने के लिए आपको इफेक्टिव पार्ट प्ले करेगी। बाकी अर्थिंग, आप अर्थिंग 100 अर्थिंग कर लें। और जैसे एक नेपरा ने ऑर्डर दिया हर पोल की अर्थिंग कर दो, अब आप कॉस्ट का अंदाजा लगाए और आपकी अर्थिंग भी इतनी प्रॉपर इम्प्रॉपर हो रही है कि MS का जो है सरिया लगा के गैल्वेनाइज करके और वो जमीन में गाड़ते जा रहे हैं। कोई टेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं। लोगों ने इसमें बहुत शोर भी मचाया, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कहता। मतलब यह कि अपनी अगर SOP कोई है आपका, तो इस SOP के मुताबिक कंप्लाइंस होनी चाहिए, डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए। तो अगर आपका करंट बहुत लो है, जैसे अभी भी यूटिलिटी कंपनी ने कहा है कि आपका जो है घरों की वायरिंग से बंदे मरे हैं, घरों की वायरिंग की सेफ्टी की कंप्लाइंस इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस में आती है, तो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट क्यों नहीं काम करता? इसी तरह 1910 के कोड में आर्टिकल 40 है, ये सेफ्टी कंप्लाइंस के हवाले से मैं आपको भेज भी सकता हूँ। मतलब ये कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जितने सर्विस कनेक्शन होंगे, ट्रांसमिशन लाइन की प्रोटेक्शन है, ये यूटिलिटी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सर्विस कनेक्शन में प्रोटेक्टिव डिवाइस जरूर लगाएगी मीटर से पहले। आप क्या, एक MD आए थे, 1990 की बात है, वो वापडा से आए थे, उन्होंने ये डिस्कनेक्ट करवा दिया, हालांकि कानून के खिलाफ है कि उन्होंने डिस्कनेक्ट करा दिया कि लोग थेफ्ट करते हैं। थेफ्ट से बचने का ये तरीकेकार नहीं है कि मैं फिर यही करूं ना, मैं कि जाने का कहते आग से बचने के लिए घर को आग लगा के तबाही कर दूं, ताकि ना घर होगा ना आग लगेगी। तो आपने तो उसकी कंप्लायंस करनी है सेफ्टी की एज पर स्टैंडर्ड। मैं यही कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स को बेस बनाए, बहुत काम की चीज है।
उस पर बहस ना करें। मेरे आपके यूटिलिटी कंपनी में बड़ी बात हुई, कह रहे नहीं हमारी प्रेसिडेंस जैसे हम तो उसी तरह चलेंगे, हम स्टैंडर्ड को नहीं मानेंगे। अच्छा, स्टैंडर्ड हमेशा ऑब्लिगेटरी होते हैं। अब आपने पॉलिसी के तहत तय करना है। अब बंदे इस साल क्यों मरे, पिछले साल मर गए थे, बड़ा शोर मचा था, इस साल बंदे फिर क्यों मरे, उसी तरीके से उसी स्टाइल से मरे। लेकिन मेरा ये कह देना कि जाना क्या कहते हैं घरों की वायरिंग की खराबी, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं एक देखें कि जब आप कनेक्शन देते हैं तो कनेक्शन देने के लिए इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट का वो टेस्ट फॉर्म भरा जाता है। वो इस बात की गारंटी होती है कि इसने प्रॉपर इंस्टॉलेशन की है सारी। उसके बाद फिर बंदा क्यों मरा, कौन जिम्मेदार है? मेरे घर में अगर आप कहते हैं कि जी प्रॉपर कंप्लायंस नहीं है, जैसे अगर टीटी सिस्टम है तो उसमें मैंडेटरी है कि R3 के सर्किट ब्रेकर लगाना चाहिए, ये कोड कहता है। तो आप एक पॉलिसी तो बना लें कि हमारे ज्यादातर PSQC है, अब PSQC को इसमें अपना रोल अदा करना चाहिए कि भाई वो इसकी चेकिंग करे। अब तो वो रेगुलेटरी बॉडी भी हो गई है, मतलब हम इतने सीनियर इंजीनियर, हम अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। एज ए सीनियर इंजीनियर हमारा अब जाने का वक्त है, लेकिन हम अपना पार्ट प्ले नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को चाहिए कि आगे बढ़ के, ठीक है आपका वो अभी इतने इख्तियारात नहीं है, लेकिन जो सही बात है सच्ची उसको आगे कन्वे तो करे, पहुंचाए तो सही किस तरह। अब आपने LCB क्यों नहीं, ग्राउंड फ्लोर सब स्टेशन में लगे हुए नहीं लगे, कौन सा टाइप के लगे हुए? मैंने तो कभी किसी में नहीं देखे। जी मैं जी जी आप सही कह रहे हैं। मानिएगा, और मतलब तो मेजर ना मैं तो इसीलिए ज्वाइन मैंने ग्राउंडिंग और ये लेके इसीलिए करा कि आई वांट टू लर्न इट। हमने बड़ी मेहनत से बनाई है और इसकी पूरी एक रेफरेंस चार्ट आया नहीं इसके अंदर, ये पूरी मैंने रेफरेंस बुक में आपको दे सकता हूँ बहुत सारी, जिससे मैंने ये बनाई। जी जी वो बहुत सारी तो मेजर आपका जो जी कंक्लूजन मतलब ये है कि अर्थ फॉल प्रोटेक्शन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। एक जगह मैंने और पढ़ा था आपकी प्रेजेंटेशन, समिशन सिटीज भी जो है वो इस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो वो इसी का पार्ट है, वो इसी का पार्ट है, वो इसी का पार्ट है। ओके, अर्थ फॉल प्रोटेक्शन ये मतलब ये लीकेज प्रोटेक्शन है या अर्थ फॉल प्रोटेक्शन, मतलब लीकेज प्रोटेक्शन भी हो और अर्थ फॉल प्रोटेक्शन। जो मैंने कहा ना जीरो सीक्वेंस है, सोर्स कनेक्शन है, उसी में समिशन सिटी जी जी ओके ओके थैंक यू जी। सर एक मेरा सवाल है, प्लीज रिफर द, ये एक सवाल है, एक मिनट। मीना नकवी सब ये पढ़ के सुना रहा है। Please refer the book name you mentioned for grounding on earthing and also a standard to follow for earthing. हाँ, अब इसमें मैंने रेफरेंस बुक में आपको दिखाया IEEE 802000, ये सबस्टेशन और ग्रिड स्टेशन और जनरल ग्राउंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एमबेडेड 1100 बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इलेक्ट्रॉनिक अर्थिंग, ये सेंसिटिव इक्विपमेंट के अर्थिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा और बहुत सारी बुक्स हैं कि आप इसमें भी ग्राउंडिंग के हिसाब से आप कोड है, अगर आपके पास जो कोड है और उसमें अगर आप ये देखें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी जो है ना क्या कहते हैं BS कोड है 7430 अर्थिंग के ऊपर। NEC का है, NEC के वजह जाएंगे आर्टिकल 250। NFPA 70B भी बहुत अच्छी तरह अर्थिंग को एक्सप्लेन करता है। 70E आर फ्लैश पे है और 70B जनरल मेंटेनेंस पे, तो इसमें अर्थिंग का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। यहाँ पे ये है कि आपका जो इंजेक्शन टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि आप इंजेक्शन टेस्टिंग करें। जो FAT करके आप लोग आ जाते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे इसके अंदर है। और इसी तरह अगर IEC के कोड में 3640 है शायद, मतलब वो मैं मेरे सामने इस वक्त नहीं है, नहीं तो मैं वो भी IEC के कोड में भी अर्थिंग का बहुत सारे है। तो अगर आपको कोई कोड भी इसमें चाहिए रेलेवेंट, तो मेरे पास होगा, तो मैं आपको मेल भी कर दूंगा। आप सिर्फ मुझे मेल पे रिक्वेस्ट डाल दे, मैं आपको दे दूंगा। जी हाँ जुबैर तुम्हारा। जी मेरा क्वेश्चन था कि आप लोग मोस्टली आपका जो है ये प्रेजेंटेशन ये फोकस कर रही है LT डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पर, सही ना, लेकिन HT और ग्रिड स्टेशन या सब स्टेशन या पावर जनरेशन हाउसेस, उनमें मतलब क्या ना ये उसमें मतलब ये मैंने अपनी प्रेजेंटेशन से पहले बता दें कि HT और सब स्टेशन को मैंने अभी नहीं लिया क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो
तो इसमें हमने चूंकि ज्यादा प्रॉब्लम हमें अपने होते हैं कंज्यूमर एंड पे जो है ना एलटी पे ज्यादा होते हैं, तो वहां पे जनरली अगर आप देखा जाए यूटिलिटी कंपनी में एचटी पे और ग्रिड स्टेशन पे प्रोटेक्शन लगी हुई है या और ऑपरेट भी करती है काफी हद तक अगर उसकी सेटिंग वेटिंग सही ना हो। इसलिए मैंने ग्रिड स्टेशन को आप थोड़ा सा इसके अंदर प्रेजेंटेशन में है, लेकिन ये कि लेकिन उसको डिटेल में मैंने किया, तो अगर वो किसी और वक्त वेबिनार करेंगे तो उस पर भी डिटेल बात कर लेंगे वहां पे। तो ये आपकी जो है ना IEEE 82000 सबसे बेस्ट बुक है जो मैंने देखी है। कोड है IEEE का 82000 सबसे बेस्ट है। जैसे मैश का डिजाइन किस तरह किया जाए, ग्रिड स्टेशन की डिजाइनिंग किस तरह की जाए, उसमें जो है ना डेल्जियल और एक दो और साइंटिस्ट ने किस तरह कैलकुलेट किया, लीकेज करंट कितना होना चाहिए, वो सारी चीजें उसके अंदर डिटेल। नहीं रेडीली अवेलेबल तो नहीं होता, इसका पुराना मैं आपको भेज सकता हूँ अगर किसी को भी चाहिए तो। पुराना IEEE 82000 जो पुराना वर्जन मेरे पास है मैं आपको भेज सकता हूँ जिसको भी जरूरत हो। लेकिन खुदा के लिए हम कंप्लायंस तो करें। मैं कहता हूँ कि इस जितनी बातें हमने की इसका 10% भी कर ले तो कामयाबी है हमारी। जी और सर एक और क्वेश्चन है कि हमारे अगर एलटी साइड की ग्राउंडिंग वगैरह ठीक नहीं है या एचटी साइड की, तो इसका क्या कोई रिलेशन होता है अगर आपको ग्रिड सिस्टम पे जर्क्स मिलते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल होता है। मतलब आप ग्राउंडिंग प्रॉपर कर देंगे तो देखिए फिर एक मिनट और मैंने बात की है यहाँ पे आपको एक एमएरएल 1100 की मैंने वो दिखाई है इक्वी पोटेंशियल के लिए, और अगर आपका पोटेंशियल सेम होगा ना तो ये जर्क्स नहीं आएंगे। अगर डिफरेंट स्टेज पे डिफरेंट पोटेंशियल्स होते हैं तो वो जो है ना ये जर्क्स आते हैं। करंट सर्कुलेट करता है, स्ट्रेट करंट सर्कुलेट करता है। हम जो अब नया ना सिंगल पॉइंट अर्थिंग का कंसेप्ट है एनईसी कोड में, मल्टीपल अर्थिंग जो है ना अब दिस अलाउड है तकरीबन किसी हद तक। इसीलिए मैंने बताया कि जनरेटर के नीचे भी वो रबड़ के बुश लगा देते हैं। हमारे लोग क्या कहते हैं इनको फेंक के टैंक को ग्राउंड से लगा देते हैं, तो वो नहीं अलाउड नहीं है। मतलब आप सिंगल पॉइंट अर्थिंग जो आपकी अर्थ है उसी के थ्रू इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। हेलो, फॉर सपोज मतलब अगर आपका एक फीडर है और एक फीडर उसकी मतलब वो इनकमिंग पे ट्रिप होता है, सबस्टेशन पे ट्रिप होता है, लेकिन उसका जो जर्क है उसका फॉल्ट जो है वो ट्रेवल करता हुआ जाता है ट्रैको की बस बार के ऊपर। तो इसमें ये जो मेजर कंसर्न है वो ये अर्थिंग है या इसका कोई और भी रीजन हो सकता है? अर्थिंग है बिल्कुल। अगर अर्थिंग, और इसका सिंगल पॉइंट है। अगर इक्विपोटेंशियल कर देंगे ना तो जर्क नहीं आएगा। इक्वल पोटेंशियल किस तरह से कर सकते हैं? आप जितनी भी अर्थिंग प्लांट पे हैं या बिल्डिंग्स पे है उनकी बॉन्डिंग कर दें आपस में। यानी अगर जितने हमारे सबस्टेशंस हैं उन सबस्टेशंस की आपस में बॉन्डिंग कर दें, मतलब कि अगर हम एचटी नेटवर्क पे देखें तो किस तरह बिल्डिंग कौन कर सकते हैं? ये पूरा आपका 11 kV के नेटवर्क की जो आप सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें चेक करें या जोन बना लें। मतलब बहुत सारे लोग करते हैं कि जोन बना लेते हैं, इस जोन को कर लेते हैं, इसको फिर उस जोन से कनेक्ट कर देंगे। मतलब इक्विपोटेंशियल एक जैसे पॉडकास्टिंग का प्लांट है तो पॉडकास्टिंग से प्लांट से आपने इक्विपोटेंशियल करना है, उसकी सोर्स तो ग्राउंड आई। अगर आपके टीएनसी सिस्टम में जो न्यूट्रल वायर है उसका यहाँ तक तो आ रहा है, उस ग्राउंड का अगर पॉडकास्टिंग में ग्राउंड है तो वो टीएनसी जो न्यूट्रल ग्राउंड कॉमन है आपका टीएनसी सिस्टम है। अब आप अपने कंज्यूमर एंड पे के इलेक्ट्रिक को तो ये चाहिए कि अपनी ट्रांसमिशन लाइंस और कंज्यूमर को जो सर्विस दे रही है उसकी सेफ्टी करे। अगर इसके बाद जो कोई फॉल्ट है वो कंज्यूमर एंड पे उसको टीएनएस चाहिए, टीटी चाहिए, वो खुद डिसाइड करे। आप जो यूटिलिटी कंपनीज आपने डिसाइड कर लिया तो आपकी जो सेफ्टी की कंप्लायंस है एज पर टीएनसी सिस्टम होनी चाहिए। आपका टीटी के हिसाब से नहीं होगा, आपका टीएनसी सिस्टम होगा, क्योंकि केएसी का जो यूटिलिटी सिस्टम है वो टीएनसी है जिसमें न्यूट्रल और ग्राउंड कॉमन है। अब मैं आपसे कनेक्शन लेके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें भी टीएनसी चला देता हूं तो वो अलाउड नहीं है एज पर कंप्लायंस। मतलब इक्वी पोटेंशियल आप थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करेंगे? अगर स्विचेस हैं तो मुझे उनका जो मतलब जो केबल का जो शीट होती है वो तो ग्राउंडेड होती है, तो अब ये इक्वी पोटेंशियल मुझे किसको करना है? इसका जो आपकी नॉर्मल पिट है ना, अर्थ पिट है, अगर आपकी एक प्लांट में 10 पिटें हैं सपोज एक बिल्डिंग में, तो उन सबको आपस में ज्वाइन करें, बॉन्डिंग करें। और अगर बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो ये चीज तो पॉसिबल नहीं होगी। आपकी इम्पीडेंस की वजह से डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आ सकता है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल आएगा तो करंट फ्लो करेगा।
जो डिजायर्ड करंट नहीं है। तो अगर इक्वी पोटेंशियल होगा तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। अगर मैं उस पिट को जो पीएमटी का न्यूट्रल होता है उससे कनेक्ट करूं तो? पीएनसी के लूप बिल्कुल करना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब आपको करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं घर पे अगर आपका टीएनसी सिस्टम आया और उसको मैं आगे टीएनएस करना चाहता हूं तो केसी का जो न्यूट्रल आ रहा है वहां सोर्स पे मैं ग्राउंड करूंगा उस न्यूट्रल को अपनी, जाहिर बात आप भी करते हैं ट्रांसमिशन लाइन पे डिफरेंट स्पेस पे आपको न्यूट्रल को ग्राउंड करना चाहिए। पॉडकास्टिंग से चला ट्रांसमिशन लाइन, चलो स्टेप डाउन ओके, आपको 400 वोल्ट मिली, 400 वोल्ट की जो ट्रांसमिशन लाइन जा रही है उसमें डिफरेंट स्टेप 5 पोल या 10 पोल के बाद इसको ग्राउंड करना चाहिए। और उसके बाद मैं अपनी सोर्स पे भी वहां पे उसको ग्राउंड करूं, अपनी पेट बनाऊं और उसके बाद आगे उसको जो अर्थिंग सिस्टम मैंने लेना है वो ले लूं। मीन्स ये एलिमिनेटर अगर कोई अंडरग्राउंड भी पूरा फीडर है और उसके बाद उसके जितने भी मतलब, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है सबस्टेशन में तो इक्वल पोटेंशियल हम कैसे अचीव कर सकते हैं? वो भी इक्विपोटेंशियल आप बॉन्डिंग से कर सकते हैं। बॉन्डिंग तो मैं करूं, लेकिन वो करूं कैसे अगर सपोज मतलब बहुत ज्यादा दूर है दो सबस्टेशन लगी हुई है, आप मतलब उसको जो बॉन्डिंग के मैंने साइज भी दिए ना आपको, जो स्टैंडर्ड आईसी के कोड के मुताबिक है वो जो बॉन्डिंग के साइज दिए, तो आपको वो केबल डालने पड़ेंगे। आप ऐसा करें ना, केबल डाल के ही होगा। मैं आपको बताता हूँ, अब ऐसा करें ना कि एक एरिया ले लें, उस एरिया के पूरे सिस्टम को देख लें, फिर डिस्कस करें इसको किस तरह किया जा सकता है। पूरे कराची का करना ओके ठीक है, पूरे कराची का। देखिए मैंने फीडर वाइज अचीव हो सकता है। मैं आपको एक ऑफर भी हम लोगों ने की थी IEEE यूएसए वाले से। हमने कहा कि ये इतने बंदे मर रहे हैं और क्या कहते हैं केसी की बदनामी भी हो रही है, आप ऐसा करें कि एक एरिया हमें दे दे, कोई एक ब्लॉक दे दे, उसमें IEEE यूएसए फाइनेंस करेगी और उसका प्रोटेक्शन सिस्टम डिजाइन करेगी और इंस्टॉल करके देगी आपको, लेकिन वो आप लोग तैयार नहीं है। इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बंदा क्यों मरता है, मतलब मैं जाने क्या कहते हैं हाथ लगा रहा हूँ तो बंदा मरना नहीं चाहिए, मुझे मरना नहीं चाहिए। अगर मैं पोल को, अभी भी यही हुआ है, पोलों को हाथ लगाया, पोल में करंट आ गया, जाहिर बात वो लीकेज करंट है। अब एक आपके स्पोक्समैन है, उसने तो यहाँ तक कह दिया कि जाना ये नेट के केबल से बंदे मरे हैं। आप मुझे बताएं कि नेट का पोटेंशियल तो 12 और 24 वोल्ट होता है, उससे बंदा थोड़ी मर जाएगा, जबकि टेस्ट सेफ वोल्टेज 50 वोल्ट है। अगर वो 50 वोल्ट पे लीकेज करंट आता है तो बंदा नहीं मरेगा पोटेंशियल से, और जो वो नेट के पोटेंशियल से बंदा नहीं मार सकता। एक तो ये है कि मतलब आप जज ना इसमें आप जिम्मेदार है ना हम जिम्मेदार है। पोलो पे अभी वैसी नेट का भी नेटवर्क चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इतने बड़े बड़े इश्तिहार भी आए, वो नेटवर्क वो नेट वालों केबल वालों सबके अभी तक वो ऐसे कि हम कामयाब नहीं हो सके उसके रिमूव करने के लिए, बड़ी स्ट्राइक होना शुरू हो गई। लेकिन ये कि जो कंप्लायंस है उसमें ग्रेजुअली तो इम्प्रूवमेंट करने की हम लोग कोशिश करें। अब मुझे आप ये बताएं, केसी के किसी ने सेफ्टी ऑडिट किया कभी? No, I don't think so. मुझे तो कभी आज तक किसी का नहीं पता चला। ये लमायर वाले आए थे, बड़े 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 बाहर के, ये जर्मन थे लमायर वाले और फिशनर वाले, ये दो जो है ना क्या कहते हैं बड़े मशहूर थे एक जमाने में, बड़े के इलेक्ट्रिक में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बड़ी की थी ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ये 90s की बात है। लेकिन ये कि उसके बाद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, अब क्या हुआ आगे हमें नहीं पता। मतलब आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो ठीक है, ये ABC केबल लग गया, ABC केबल का भी तो कोई, मुझे तो कोई समझ में नहीं आ रहा कोई सेफ्टी की कंप्लायंस हुई है या नहीं हुई है, या अब आप लोग ज्यादा अच्छी तरह बता सकते हैं। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपने PMT लगाया उसकी प्रोटेक्शन को देखें प्रॉपर है या नहीं। अगर सपोज एक PMT में मैं 600 एम्पेयर का ब्रेकर लगा देता हूँ और लोड वहां पे है 100 एम्पेयर से ज्यादा नहीं, तो 600 एम्पेयर का जो टाइम इनवर्स कर्व होगा वो जो है ना उसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग भी ज्यादा होगी। अगर इसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग सपोज 20,000 एम्पेयर है और मेरे एरिया में शॉर्ट सर्किट मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट भी जो आ रहा है वो जो है ना, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर तो देता नहीं शॉर्ट सर्किट में एड अप नहीं करता, ये रिस्ट्रिक्ट करता है। तो अगर मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट मेरा 6,000 एम्पियर आ रहा है तो वो आपका ब्रेकर तो ट्रिप ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें मैग्नेटिक ट्रिपिंग जो, तो फिर क्या होगा कि अगर 6,000 एम्पियर है वो थर्मल ट्रिपिंग पे जाएगा जो इन्वर्स कर्व होता है। यहाँ बोर्ड नहीं है, नहीं तो बोर्ड पे मैं बहुत कुछ इस तरह समझा, तो उसके बाद थर्मल ट्रिपिंग में फिर टाइम आता है। अगर इसमें अगर आप सॉफ्टवेयर पे भी जाए ना आप, तो
आपको एक बड़ा मतलब मैं तो आपको एडवाइस करता हूँ कि फ्री वाले सॉफ्टवेयर ले ले। अब एक्कोडेल एक है श्राइडर का, इसका 4.8 वर्जन, अपने सारी डिटेल उसमें आ जाती है। इसी तरह टेरासाकी का एक टेम कर्व है, वो सारी डिटेल उसमें ब्रेकर सिलेक्शन की आ जाती है। अब मैं नहीं कहता कि यूटिलिटी कंपनी या प्लांट वाले भी, मैं बताता हूँ, मैंने एक प्रोसेस प्लांट में कोई 25 साल काम किया, तो हमारा तो उस वक्त प्रोटेक्शन का कंसेप्ट ही यही था कि ये जो स्ट्रिप लगी हुई है ये मोटर के साथ लगी होनी चाहिए, और उसमें भी झगड़ा ही होता था कि इलेक्ट्रिकल वाला लगाएगा मैकेनिकल वाला लगाएगा, मतलब ये झगड़ा। बाकी हमें भी नहीं पता था कि इसका काम क्या है। अगर ये स्ट्रिप आगे अर्थ की कंटिन्यूटी नहीं बना रही तो उसका फायदा क्या है, क्या लगाने का क्या फायदा है। मैंने तो आपको एक एग्जांपल बताई है जिसमें मैंने बताया कि 6 मिलीमीटर का केबल लगा दिया था। एक और जगह भी है ना, आर्टफिट, कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि आर्टफिट भी नहीं बनाई, कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया, ऐसी ग्राउंड में वायर लगा दिया, और लोग ये समझते हैं ग्राउंड ग्राउंड है, उसकी सॉइल की रेजिस्टिव और इम्पिडेंस की तो बात ही नहीं करते, ग्राउंड तो ग्राउंड है। इसी तरह जो आसमानी बिजली की प्रोटेक्शन है, लाइटनिंग प्रोटेक्शन, उसका अर्थ भी अलग होना चाहिए। आपका ऑप्शनल है कि उसको बॉन्डिंग करें या ना करें सिस्टम अर्थिंग के साथ उसका, लेकिन ये कि कोड, हर कोड ये कहता है, IBS का कोड है, EN का कोड है 62305, इसके 4 पार्ट हैं, और NFPA 70, NFPA 780, बहुत अच्छे कोड्स हैं। और आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ गया, आप उसको, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी अथॉरिटी कितनी है। अब ये PSQC है, अब PSQC रेगुलेटरी बॉडी भी है, सारा कुछ करा सकती है। मैं नहीं कहता कि अब उनकी क्या लिमिटेशंस है, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर में कोड तो बना रही है, कोड की कंप्लायंस नहीं होती, किसी कोड की कंप्लायंस नहीं होती। आप मुझे बताएं कि इसमें हम क्या करें। हम तो अपनी कोशिश करें। बड़े लोग कहते हैं कि आप लोग जो है ना, आप करें, ये करें, वो करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, को सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन भी दाखिल हैं, मतलब ये मेरी ये समझ में नहीं आता। अब ये हर पोल की, अब इसमें बड़ा पैसा आप लोगों ने खर्च किया है अर्थिंग पे भी। आप सिस्टम को प्रोटेक्टिव जोन बनाएं। हमारा सिर्फ कहने का मतलब, ये सारी प्रेजेंटेशन का मतलब ये था कि लोगों की अवेयरनेस पैदा हो कि सिस्टम को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, खाली अर्थिंग की बातें ना करें। जी सर, कोई और सवाल? अगर आपके जहन में कुछ और भी आता है, इसकी बुक्स की रेफरेंस भी मैं आपको भेज सकता हूँ। आप मुझे रिक्वेस्ट डालें, इसमें मतलब ये वो रेफरेंस मेरे पास उसमें है, पूरी सारी जितनी भी हमने है ये सारी उसके अंदर मिल जाएंगी, आपको सारी मिल जाएंगी जो रेफरेंस। लेकिन ये कि मुझे आप एक चीज बताएं, अब सारी बातें यूटिलिटी कंपनी की हो रही है, यूटिलिटी कंपनी में लाइब्रेरी है जिसमें ये सारी स्टैंडर्ड एंड कोड बुक्स हो? हाँ महक? No, I don't know about it. Maybe planning department में हो शायद। तो फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट को चाहिए आप लोग को उसका अप्रोच दे। अच्छा मुझे पता है, आप ये जो बता रहे हैं मैग्नेटिक ट्रिपिंग और ये थर्मल ट्रिपिंग, ये क्या एक ब्रेकर से अचीव हो सकती है? एक ब्रेकर के अंदर ही होती है। आप जो भी ब्रेकर लगाती है ना, उसमें एक मैग्नेटिक ट्रिपिंग होती है और एक अर्थिंग थर्मल ट्रिपिंग होती है। थर्मल ट्रिपिंग का रोल है ओवरलोड पे, 20-30% से ऊपर लोड जाता है तो विद सर्टेन टाइम डिले थर्मल ट्रिपिंग ऑपरेट करती है। अब मैग्नेटिक ट्रिपिंग इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग है, मतलब आपका शॉर्ट सर्किट लेवल उसको टच करेगा तो मतलब अगर 10,000 एम्पीयर है तो अगर 10,000 एम्पीयर उस लोकेशन पे आ गए तो फौरन ट्रिप कर जाएगा। ओके ओके। और ये बता सकते हैं हाई इंपेडेंस फॉल्ट? मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ कि यहाँ पे लोग गडियानी से लेके आ गए। अब जहाज में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, उसका शॉर्ट सर्किट मैग्नेटिक ट्रिपिंग हो गई खराब, तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर और डेंसवाल पे बैठे हुए हैं वो सारे ये करते हैं कि वो मैग्नेटिक ट्रिपिंग निकाल देते हैं अंदर से और ऊपर से बिल्कुल ऐसा नया कर देते हैं जैसे नया ब्रेकर है और आपको कम कॉस्ट में दे देते हैं। इसलिए खुदा के लिए कॉस्ट पे इतना ना, कॉस्ट भी जो उसकी एक्चुअल है उसके हिसाब से पे करें तो आपको सही चीज मिलेगी। अगर 100 की चीज आप 50 रुपए मिलेगी तो आपको नहीं मिलेगी। जी हाई इम्पीडेंस फॉल्ट को बता सकते कैसे एलिमिनेट करा जा सकता है, या उसके लिए कौन सी रिले यूज होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे? जी आपका हाई इम्पीडेंस फॉल्ट में NGR लगते हैं ना, उसकी वो हाई इम्पीडेंस फॉल्ट होती है। तो
आप उसमें ग्राउंड फ्लोर लगाएं, ग्राउंड फ्लोर ले लगाएं, वो ट्रिप करेगा। हाई इम्पीडेंस फॉल्ट भी जो है वो एलिमिनेट हो सकता है ग्राउंड फॉल्ट रिले से, उसकी रेटिंग के मुताबिक। या इसके लिए अलग आर्क फ्लैश ले लगानी चाहिए? जी जी जी, आपके यहाँ तो बड़े अच्छे इंजीनियर होते थे, खालिद इकबाल साहब, जो मैं इस प्रोटेक्शन में उनकी बड़ी अच्छी नॉलेज है। मतलब ये कि वो अभी रिटायर हुए हैं आपके यहाँ से, जो जीएम थे, और सारी उम्र वो प्रोटेक्शन में ही रहे। उस वक्त केसी का प्रोटेक्शन सिस्टम बहुत अच्छा था, अब क्यों नहीं है? अब बंदा क्यों मरता है, सवाल तो ये पैदा होता है। ट्रिपिंग क्यों नहीं होती, फायर क्यों होता है, ग्रिड स्टेशन में फायर क्यों हुआ, एक्चुअली उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट बने तो पता चलेगा। ठीक है, लेसन लर्न होने चाहिए, कोई भी फॉल्ट आती है लेसन लर्न होने चाहिए। जी सर, और आइंदा भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, मुझे आप मेल कर लें और मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। अगर आपको कोई कोड की बुक चाहिए, मैं वो आपको भेज दूंगा अगर मेरे पास है तो। ओके, थैंक यू सर। तो अब इसका मतलब है कि आप लोग बड़े परफेक्ट हो गए, अब अपनी जगह के सिस्टम को सही करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह। चले ठीक है जी, शुक्रिया जी आप लोगों का बहुत बहुत।